नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा डॉक्टर गोगा उर्फ डॉक्टर गोविंद राय गर्ग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्रग्स यूज्ड इन सीएचएफ। तो इसमें हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट फेलियर कितने तरह का होता है और क्या क्या बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है उसकी। फिर ट्रीटमेंट के एम क्या हैं एक्यूट सीएचएफ में और उनके लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं। सिमिलरली फिर क्रॉनिक सीएचएफ में क्या एम्स हैं, उनके लिए कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं। और एंड में कुछ न्यू ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट फेलियर, नाम से क्या पता लग रहा है? हार्ट फेलियर मतलब हार्ट फेल हो गया, हार्ट काम नहीं कर। अब हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना? नहीं, वो काम नहीं है। हार्ट का काम है मेटाबॉलिक डिमांड्स को, बॉडी की भी जो भी डिमांड्स है मेटाबॉलिक, उनको मीट करना। पंप करना तो एक जरिया है, उसके थ्रू करता है वो, बट मेन काम क्या है कि जिस ऑर्गन को जितना ब्लड चाहिए हार्ट को उतना पहुंचाना उसका काम है। तो अगर हार्ट ये काम नहीं कर पाता तो हम इसको हार्ट फेलियर कहते हैं। अब हार्ट फेलियर दो तरह का हो सकता है। पहला जिसको हम कहते हैं हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, इसका मतलब क्या है कि कार्डियक आउटपुट हाई है, मतलब नॉर्मल है, हार्ट नॉर्मल पंप कर रहा है, बट टिश्यू की डिमांड ही ज़्यादा है। टिश्यू को 2 लीटर ब्लड नॉर्मली चाहिए होता है, हार्ट 2 लीटर दे रहा है, बट टिश्यू की डिमांड 3 लीटर की है, तो ये हार्ट फेलियर हो गया। मतलब जितना टिश्यू की डिमांड है उतनी मीट नहीं हो पा रही है, वो हार्ट फेलियर है। बट ऐसा कैसे होगा कि टिश्यू की डिमांड बढ़ जाए? किस कंडीशन में होगा? यस, लाइक इन थायरोटॉक्सिकोसिस। हाइपर थायरॉयडिज्म में है, मेटाबॉलिज्म ही बढ़ जाता है। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ गई तो टिश्यूज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, तो हार्ट के नॉर्मल ब्लड देने के बावजूद भी टिश्यू को ब्लड की कमी पड़ेगी, तो इसको कहते हैं हम हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। ठीक है, दूसरा हो गया अनीमिया। सिवियर अनीमिया है, ब्लड में हीमोग्लोबिन ही कम है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। ब्लड तो हार्ट तो 2 लीटर ब्लड दे रहा अगर चाहिए, बट उस 2 लीटर में उतनी ऑक्सीजन है ही नहीं जितनी हमें चाहिए, तो ये भी हार्ट फेलियर है। ओके, तो हाई आउटपुट हार्ट फेलियर का मतलब है कि कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, हाई है, बट फिर भी हार्ट फेलियर है, टिश्यू की डिमांड मीट नहीं हो रही। ठीक, अब हाई आउटपुट हार्ट फेलियर में प्रॉब्लम किसकी है? हार्ट की है या टिश्यू की है? ऑब्वियसली टिश्यू की है, हार्ट तो पंप कर रहा है, तो इसलिए हार्ट के लिए कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। द ट्रीटमेंट इज अंडरलाइंग डिजीज की ट्रीटमेंट। ओके, तो जैसे अनीमिया है तो उसको ठीक कर दो, अगर थायरोटॉक्सिकोसिस है तो एंटी थायराइड ड्रग्स दे दो। तो हाई आउटपुट हार्ट फेलियर में हार्ट की दिक्कत ही नहीं है, तो हार्ट की दवाई देने की जरूरत नहीं। बट ऑन द अदर हैंड जो दूसरे वाला हार्ट फेलियर है उसको हम कहते हैं लो आउटपुट हार्ट फेलियर। लो आउटपुट हार्ट फेलियर, तो जो हार्ट फेलियर हम फार्मा में डिस्कस करते हैं वो ये वाला है। लो आउटपुट नाम से क्या पता लग रहा है कि कार्डियक आउटपुट ही लो है, हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा कि टिश्यू को एनफ अमाउंट में मिल सके। तो ये वाला जो हार्ट फेलियर है यही हम फार्मा में पढ़ते हैं, इसमें हम हार्ट के लिए दवाइयां देंगे। ओके, तो लो आउटपुट हार्ट फेलियर मतलब हार्ट पंप नहीं कर रहा। अब हम समझते हैं कि ये देखो 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, हम सबको पता है। राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हम सबको पता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलता है, तो आयोटा ने पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई किया, यहाँ से आयोटा निकला, उसने पूरी बॉडी को जाके ब्लड सप्लाई किया। ठीक, राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी ट्रंक निकलता है, तो पल्मनरी ट्रंक निकला, इसने ब्लड को कहाँ दिया? लंग्स में। लंग्स में पल्मनरी ट्रंक के थ्रू ब्लड लंग्स में आ गया, लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स से ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है, लेफ्ट एट्री में, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ से। तो ये हार्ट में आया, हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने आयोटा में पंप कर दिया। ठीक, तो पूरी बॉडी में चला गया। उसके बाद वेन्स के थ्रू सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू ब्लड आ जाएगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, उसने फिर पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड पंप कर दिया, तो उससे लंग्स में चला गया, लंग्स से फिर बॉडी में चला गया। इस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, हम सबको पता है। नाउ सपोज हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मींस लेफ्ट वेंट्रिकल इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप नहीं किया तो पहली बात वो आयोटा में नहीं गया, जब आयोटा में नहीं गया तो टिश्यूज को एनफ ब्लड नहीं मिला, आउट आदमी जल्दी थक जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, डिस्निया हो जाएगा। ठीक, दूसरा, जब ब्लड पंप नहीं कर पाया तो ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जमा हो गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल को कहाँ से मिला था? लेफ्ट एट्रियम से मिला था, तो अब लेफ्ट एट्रियम में जमा हो गया। लेफ्ट एट्रियम को कहाँ से मिला था? लंग्स से मिला था, तो इसका मतलब वो लंग्स में जमा हो गया। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में ब्लड लंग्स में जमा हो जाता है जिससे पल्मोनरी इडीमा हो जाता है।
ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में दो मेन सिम्टम्स होते हैं। पहला, आदमी जल्दी थक जाता है क्योंकि हार्ट ब्लड नहीं पंप कर रहा, टिश्यूज को उतना मिल नहीं रहा। और दूसरा, डिस्निया होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है क्योंकि पल्मोनरी एडीमा हो गया। ओके। ऑन दी अदर हैंड, अगर राइट वेंट्रिकल फेल हो जाए तो क्या होगा? राइट वेंट्रिकल ने पंप नहीं किया तो ब्लड जमा हो गया राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल को कहां से मिला था? राइट एट्रियम से, तो ये राइट एट्रियम में जमा हो गया। राइट एट्रियम को कहां से मिला था? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से, तो इन जगह पे जमा हो गए। सुपीरियर वेना कावा कहां से लेके आई थी ब्लड? जुगुलर वेन से, तो ब्लड जुगुलर वेन में जमा हो गया, जिससे क्या हुआ? जुगुलर वेनस प्रेशर राइज हो गए, तो राइट हार्ट फेलियर में जेवीपी राइज हो जाता है। दूसरा, इन्फीरियर वेना कावा कहां से लेके आई थी ब्लड? ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके आई थी, जैसे लिवर से और बाकी कई सारे ऑर्गन से, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड विल अकमुलेट इन दीज एरियाज, इन जगह पे जमा हो गया, तो दैट लीड टू कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली, लिवर एनलार्ज हो जाएगा। तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर इज करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन जेवीपी एंड हेपेटोमेगाली। ठीक है। अब क्या हुआ, ये आप इसको सिचुएशन को कैसे समझ सकते हो कि आप ट्रैफिक में जा रहे हो कहीं और एक रेड लाइट खराब हो गई। जब एक रेड लाइट खराब हो जाती है तो उसके पीछे पूरा जाम लग जाता है। तो यहाँ पे भी यही है कि जो भी एक लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल फेल हुआ है, वो रेड लाइट खराब हो गई है, तो जहां जहां से ब्लड वहां पे आ रहा था उन सब जगह पे जाके जमा हो जाएगा। ओके। तो अकमुलेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज, यस इट इज कॉल्ड एज कंजेशन। तो इसलिए इस तरह के हार्ट फेलियर को हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। रिमेंबर, CHF का मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, क्रॉनिक नहीं है। तो कंजेस्टिव मतलब ब्लड जमा हो गया, अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड। तो ये जो हम सिनारियो पढ़ रहे हैं, दिस ऑल इज कॉल्ड एज अक्यूट CHF। पेशेंट अक्यूटली प्रेजेंट करता है इन सिम्टम्स के साथ, अक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके। तो अक्यूट CHF में क्या क्या प्रॉब्लम है? दो मेजर प्रॉब्लम है। कौन कौन सी? नंबर 1 कि हार्ट पंप नहीं कर रहा, और नंबर 2 उस कारण फ्लूइड जमा हो गए। तो अगर ये दो प्रॉब्लम है तो इनको ठीक करना पड़ेगा। सो व्हाट आर द एम ऑफ ट्रीटमेंट? क्या क्या एम्स हैं हमारे ट्रीटमेंट के? नंबर 1, रिमूव द फ्लूइड, एंड नंबर 2, इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। यही दो चीजें। जो फ्लूइड जमा हो गया उसको निकाल दो, और हार्ट पंप नहीं कर रहा तो उसको पंप करने लगा दो। ठीक है। तो कौन कौन सी दवाइयां यूज करेंगे? बहुत ईजी है। फ्लूइड को हटाने वाली दवाई को क्या कहते हैं? यस वी ऑल नो, इट इज कॉल्ड एज डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स दे देंगे। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाए उसको क्या करते हैं? आइनोट्रोपिक्स। सो दो तरह की दवाइयां यूज करते हैं हम अक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, डायूरेटिक्स और आइनोट्रोपिक्स। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले डायूरेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे तरह के डायूरेटिक्स हैं, बट यहाँ पे हम मेनली दो डिस्कस करेंगे। एक है हमारा लूप डायूरेटिक्स, जैसे फिरोसेमाइड वगैरह, लेसिक्स के नाम से आता है मार्केट में। और दूसरा थायाजाइड्स, जैसे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, या बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनका नाम थायाजाइड में ख़त्म होता है। सबसे पहले इन दोनों दवाइयों में बेसिक डिफरेंस क्या है? द बेसिक डिफरेंस इज लूप डायूरेटिक्स आर हाई सीलिंग डायूरेटिक्स और स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक्स। मतलब इनका मैक्सिमम इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। दे कैन रिमूव मैनी लीटर्स ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। ऑन दी अदर हैंड थायाजाइड्स आर लो सीलिंग, मतलब इनका मैक्सिमम इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता। दैट मीन्स अगर हम बहुत हाई डोज भी दे दें तो भी ये 200 ml, 500 ml, 800 ml ब्लड फ्लूइड निकाल सकते हैं बॉडी से, लीटर्स में नहीं निकाल सकते, जबकि लूप डायूरेटिक्स लीटर्स में निकाल सकते हैं। ओके। दूसरा डिफरेंस ये क्या है? मोस्ट ऑफ द लूप डायूरेटिक्स आर शॉर्ट एक्टिंग, बट थायाजाइड एक्शन यूजुअली इज लॉन्ग लास्टिंग। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कौन सा डायूरेटिक आप CHF में यूज करना चाहोगे? यस, द आंसर इज लूप डायूरेटिक्स, क्योंकि इडीमा है। रिमेंबर, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इडीमा जब होता है वो तब होता है जब बहुत सारा लीटर फ्लूइड जमा हो गया। 100-200 ml जमा होता है बॉडी में, पता भी नहीं लगता। जब लीटर्स में होता है तभी पता लगता है। तो जब लीटर्स में है मतलब स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो दैट मीन्स जब भी कहीं इडीमा होता है वी ऑलवेज प्रेफर लूप डायूरेटिक्स। तो CHF में भी हम लूप डायूरेटिक्स प्रेफर करेंगे। ठीक है। अब ये डायूरेटिक्स है, इनमें कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। सारे के सारे डायूरेटिक्स, लूप भी थायाजाइड भी, सारे मीन्स लूप और थायाजाइड दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों डायूरेटिक्स, इनके कॉमन साइड इफेक्ट है। इनका क्या काम है? यूरिन में सोडियम और वाटर को निकालना। तो अगर ये सोडियम निकालेंगे तो सोडियम की कमी हो जाएगी। एंड नॉट ओनली सोडियम, ये ऑलमोस्ट सारे आयंस यूरिन में निकाल सकते हैं, जैसे सोडियम भी हो गया, पोटाशियम भी हो गया, मैग्नीशियम भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया। तो लूप डायूरेटिक्स एज वेल एज
थायाजाइड्स, दोनों में 4 कॉमन मेटाबॉलिक या इलेक्ट्रोलाइट वाले साइड इफेक्ट्स हो गए, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जब प्रोटॉन्स निकल गए यूरिन में तो ब्लड एल्केलाइन हो जाएगा। ओके, तो इसके अलावा दोनों के दोनों डायूरेटिक मेटाबॉलिक चीज़ें बढ़ा देते हैं, जैसे ब्लड शुगर, सीरम लिपिड्स और ब्लड यूरिक एसिड। दैट मीन्स दोनों के दोनों डायूरेटिक्स हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया और हाइपर यूरिसीमिया कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन साइड इफेक्ट हैं दोनों के, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर यूरिसीमिया। तो ऑलमोस्ट सब कुछ कॉमन है, बट एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, वो है डिफरेंस ऑन कैल्शियम। कैल्शियम पे दोनों डायूरेटिक्स का उल्टा असर है, एक कैल्शियम को कम करता है, एक कैल्शियम को ज़्यादा करता है। और ये याद करना बहुत ईजी है, यू कैन रिमेंबर लूप लूजेस कैल्शियम, सिंपल है। तो मतलब लूप डायूरेटिक्स जो हैं वो हाइपोकैल्सीमिया करेंगे, जबकि थायाजाइड्स जो हैं वो हाइपर कैल्सीमिया करेंगे। कैल्शियम पे उल्टा असर है, लूप लूजेस कैल्शियम, थायाजाइड रिटेन कैल्शियम। ओके, बाकी सब जगह सेम है। तो CHF में आपको क्या याद रखना है, CHF में हम लूप डायूरेटिक्स प्रेफर करें। ओके, तो अक्यूट CHF में हमारे 2 एम थे। पहला, वी वांट टू रिमूव द फ्लूइड, क्योंकि आदमी सांस नहीं ले पा रहा, जगह जगह पे फ्लूइड जमा हो रखा है, तो हमें हटाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करने वाली दवाई को क्या बोलेंगे हम, आइनोट्रोपिक्स। सो आइनोट्रोपिक्स आर द सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग्स वी यूज इन CHF, आइनोट्रोपिक्स। अब आइनोट्रोपिक की अगर बात करें, वो दवाइयाँ जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएं। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ानी है तो हार्ट पे काम करना पड़ेगा, और हार्ट में कौन सा रिसेप्टर होता है, सिंपैथेटिक रिसेप्टर कौन सा होता है हार्ट में, यस इट इज़ बीटा 1। तो बीटा 1 को अगर हम स्टिमुलेट कर दें तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाए। यू नो बीटा 1 स्टिमुलेट दी हार्ट, बीटा 1 स्टिमुलेटर्स विल इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो बीटा 1 एगोनिस्ट दे सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएं, और ये दवाइयाँ हमने ऑलरेडी पढ़ी थी ANS में। कौन सी दवाइयाँ हैं, यस द ड्रग्स लाइक डोपामिन, डोब्यूटामिन, आइसोप्रिनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ऑल ऑफ देम कैन बी यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। डोपामिन कौन से रिसेप्टर पे काम करती है, यस इट इज वर्किंग ऑन D1, बीटा 1 एंड अल्फा। डोब्यूटामिन मेनली बीटा 1 पे काम करती है। आइसोप्रिनालिन सिर्फ बीटा पे काम करती है, मतलब बीटा 1 और बीटा 2 पे। और नॉरएड्रेनालिन नॉट ऑल है, तो मतलब अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 पे करती है, बट बीटा 2 पे नहीं करती। तो अगर आप ध्यान से देखो, कॉमन चीज़ इन सब में क्या है कि बीटा 1 को स्टिमुलेट करते, बिकॉज दे स्टिमुलेट बीटा 1 सो दे इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो ये सारी की सारी दवाइयाँ कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाती हैं। एंड इफ यू रिमेंबर ऑल ऑफ देम आर कैटेकोलामीन्स, तो ओरल देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और वैसे भी अक्यूट कंडीशन है तो हमें इंजेक्टेबल देना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दीज आर गिवन इंट्राविनसली फॉर acute congestive heart failure as inotropic drugs। ठीक, तो ये हो गया बीटा 1 एगोनिस्ट। बट अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाओ तो बीटा 1 जो था वो कैसे हार्ट को स्टिमुलेट करता है। इफ यू रिमेंबर, अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं, ये हार्ट का कोई सेल है, उसके ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर होगा। तो जब भी हमने कोई दवाई दी, इट मे बी नॉरएड्रेनालिन, डोब्यूटामिन, आइसोप्रिनालिन, कोई भी जो बीटा 1 को स्टिमुलेट करती। अब बीटा 1 कौन सी तरह का रिसेप्टर होता है, यस इट इज G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। मतलब जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ तो एक प्रोटीन स्टिमुलेट हुई जिसका नाम है G प्रोटीन। रिसेप्टर ने G प्रोटीन को एक्टिवेट कर दी, और G प्रोटीन जब एक्टिवेट होती है तो 2 पार्ट में टूट जाती, एक पार्ट इनएक्टिव होता है, एक एक्टिव होता है, याद हमने पढ़ा। और ये जो एक्टिव पार्ट है हार्ट में क्या करता है, ये साइक्लिक AMP को बढ़ा देता है, साइक्लिक AMP को बढ़ा देता है, एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट कर देता है। तो अब ये जो साइक्लिक AMP है ये हार्ट को स्टिमुलेट करती है, साइक्लिक AMP स्टिमुलेट दी हार्ट। रिमेंबर हमने पढ़ा था कि साइक्लिक AMP हार्ट को स्टिमुलेट करती है, बट ज़्यादातर बाकी जगह पे रिलैक्स करती है। जैसे ब्लड वेसल में बढ़े तो वेसोडाइलेशन होती है, ब्रोंकस में बढ़े तो ब्रोंकोडाइलेशन होती है, बट हार्ट में बढ़े तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है। तो साइक्लिक AMP स्टिमुलेट दी हार्ट। तो बीटा 1 एगोनिस्ट दिया, साइक्लिक AMP बढ़ा, हार्ट स्टिमुलेट हो गया। बट फिर हमने सोचा कि अगर साइक्लिक AMP ही हार्ट को स्टिमुलेट करता है तो क्या हम किसी और तरीके से साइक्लिक AMP बढ़ा सकते हैं।
तो हमने नोट किया कि साइक्लिक एमपी जो नॉर्मली बॉडी में बनता है उसका कुछ टाइम के बाद मेटाबॉलिज्म हो जाता है, इट इज ब्रोकन डाउन, एंड द एंजाइम विच ब्रेक्स इट डाउन इज फॉस्फोडाइएस्टरेज। फॉस्फोडाइएस्टरेज एक एंजाइम है जो साइक्लिक एएमपी को तोड़ता है। तो हमने सोचा कि अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो साइक्लिक एएमपी नहीं टूटेगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा, तो वो आइनोट्रोपिक एक्ट कर सकती। यस, वही हमारी दूसरी ग्रुप ऑफ ड्रग है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स। फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स, इसकी एग्जांपल्स हैं हमारी एमरीनोन एंड मिलरीनोन। एमरीनोन मिलरीनोन जो है वो फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर हैं। एमरीनोन का नया नाम है इन एमरीनोन। तो इन एमरीनोन एंड मिलरीनोन दे आर फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स, दे इंक्रीज साइक्लिक एएमपी बाय इनहिबिटिंग द मेटाबॉलिज्म, और साइक्लिक एएमपी बढ़ गया तो आइनोट्रॉप के इफेक्ट तो आई गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि बीटा 1 एगोनिस्ट जो हैं जैसे डोपामिन, डोब्यूटामिन, वो भी साइक्लिक एएमपी बढ़ा रहे हैं, और जो फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स हैं वो भी साइक्लिक एएमपी बढ़ा रहे हैं। तो दोनों दवाइयों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या ध्यान रखना है कि दोनों साइक्लिक एएमपी बढ़ाते हैं। तो अगर हमने डोपामिन दिया उसने भी साइक्लिक एएमपी बढ़ाया, अगर हमने एमरीनोन दिया उसने भी साइक्लिक एएमपी बढ़ाया। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि बीटा 1 एगोनिस्ट जैसे डोब्यूटामिन वगैरह है वो सिर्फ उसी जगह पे साइक्लिक एएमपी बढ़ाएंगे यहाँ पे बीटा 1, क्योंकि बीटा 1 जो है वही साइक्लिक एएमपी बढ़ा, और बीटा 1 मेनली हार्ट में होता है, इसलिए इनका प्रीडोमिनेंट एक्शन जो है वो आइनोट्रोपिक ही है, क्योंकि ये मेनली हार्ट पे काम करते हैं। बट फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर हर उस जगह पे साइक्लिक एएमपी बढ़ाएंगे जहां पे फॉस्फोडाइएस्टरेज हो, और फॉस्फोडाइएस्टरेज तो हार्ट में भी होता है और ब्लड वेसल में भी होता है। सो दैट मीन्स इनके दो एक्शन होंगे, आइनोट्रोपिक एक्शन तो होगा ही होगा, साइक्लिक एएमपी हार्ट में बढ़ा तो आइनोट्रोपिक एक्शन आ गया, बट ये फॉस्फोडाइएस्टरेज तो ब्लड वेसल्स में भी होता है, तो ये ब्लड वेसल में इसको इनहिबिट करेंगे तो ब्लड वेसल में साइक्लिक एएमपी बढ़ जाएगा, और जब ब्लड वेसल में साइक्लिक एएमपी बढ़ता है तो क्या होता है? यस, वेसोडाइलेशन। सो इनका दूसरा इफेक्ट भी होता है वेसोडाइलेटर की तरह। तो फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर जो है उनके दो एक्शन है, आइनोट्रोपिक और वेसोडाइलेटरी एक्शन। हम इन दोनों को क्लब कर देते हैं एंड दीज ड्रग्स आर नोन एज आइनोडाइलेटर्स। आइनोडाइलेटर्स, आइनोट्रोपिक प्लस वेसोडाइलेटर्स कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड एज आइनोडाइलेटर्स। ओके, तो ये दूसरा ग्रुप हो गया आइनोट्रोपिक ड्रग्स का। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये दवाइयां भी हम आईवी देते हैं। तो अक्यूट सीएचएम में वैसे भी आईवी देना है, तो अक्यूट सीएचएम में आइनोट्रोपिक ड्रग्स हम दो तरह की यूज कर सकते हैं, एक है बीटा 1 एगोनिस्ट और दूसरी है फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा अक्यूट सीएचएफ। नाउ सपोज एक पेशेंट आपके पास अक्यूट सीएचएफ में आया, मतलब उसका कार्डियक आउटपुट लो था, हार्ट पंप नहीं कर रहा। सपोज हमने इसको कोई दवाई नहीं दी, या सपोज ये आया ही नहीं हॉस्पिटल में, घर पे बैठा रहा, जैसे नॉर्मली होता है गांव में कि अपने आप ठीक हो जाए। तो अगर ये हॉस्पिटल में नहीं गया, इसने कोई दवाई नहीं ली, तो क्या होगा? हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा, ये आदमी नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि बॉडी हैज़ कंपेंसेटरी एबिलिटी फॉर एवरीथिंग। कुछ भी गलत होता है बॉडी अपने आप ठीक करने की कोशिश करती। बट हमने पहले भी बताया था हमारे पास दो ही हाथ हैं कंपेंसेशन के लिए। कौन कौन से? एक सिंपैथेटिक सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो जब कार्डियक आउटपुट लो है, हार्ट काम नहीं कर रहा, तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? यस, सिंपैथेटिक सिस्टम। तो जैसे ही कार्डियक आउटपुट लो हुई, देयर इज इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ने से क्या हुआ? कैटेकोलामिन्स का रिलीज बढ़ गया, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन ज़्यादा हो गए, और जब ये ज़्यादा हो गए तो इन्होंने हार्ट में बीटा 1 को स्टिमुलेट कर दिया, और जब बीटा 1 स्टिमुलेट हुआ तो कार्डियक आउटपुट बढ़ गई। तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स ने क्या किया? सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा दी, उससे बीटा 1 एक्टिवेट हो गया और कार्डियक आउटपुट ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि जब बॉडी ऑटोमेटिकली मैनेज कर ही लेगी तो फिर दवाइयाँ देने की क्या जरूरत है? हमने इतनी सारी दवाइयाँ पढ़ी, इतने सारे साइड इफेक्ट होते हैं उनके, तो वो हमें देने की क्या जरूरत है जब कार्डियक आउटपुट अपने आप बढ़ जाएगी, जब बॉडी अपने आप कंपेंसेट कर लेगी? रीजन इज कि जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, कैटेकोलामिन्स बढ़े, तो क्या वो सिर्फ बीटा पे काम करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, वो अल्फा पे भी तो काम करेंगे। तो जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो अल्फा रिसेप्टर भी स्टिमुलेट हो जाएगा, और अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट होने से क्या होगा? रिमेंबर, ब्लड वेसल में अल्फा 1 होता है। अल्फा 1 क्या करता है?
वेसोकंस्ट्रिक्शन, सो दैट विल रिजल्ट इन वेसोकंस्ट्रिक्शन। जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो वेसोकंस्ट्रिक्शन हो, दैट मीन्स कंस्ट्रिक्शन वेन्स की भी होगी और कंस्ट्रिक्शन आर्टरीज की भी होगी। अब वेन्स की कंस्ट्रिक्शन होने से प्रीलोड बढ़ जाता है और आर्टरीज की कंस्ट्रिक्शन होने से आफ्टर लोड बढ़ जाता है। तो पहले हम समझेंगे ये प्री लोड और आफ्टर लोड होता क्या है। ये हमारा हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा ने पंप करना है, ठीक। नाउ सपोज आयोटा जो है वो आगे कंस्ट्रिक्टेड है, आर्टरीज कंस्ट्रिक्टेड हैं, आर्टरीज कंस्ट्रिक्टेड है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा जोर से पंप करना पड़ेगा तभी ब्लड ज्यादा जा पाए, ठीक। अगर आयोटा डायलेटेड होता तो लेफ्ट वेंट्रिकल के थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होते थे ब्लड इजीली पंप हो जाता। दैट मीन्स अगर आर्टरीज कॉन्ट्रैक्टेड हैं तो हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा काम करना पड़ेगा तभी ब्लड पंप हो पाएगा। क्लियर? सो दिस वर्क इज नोन एज आफ्टर लोड। आफ्टर लोड मतलब आफ्टर द ब्लड हैज कम टू हार्ट, हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पंप दैट ब्लड, ठीक है। जब हार्ट में ब्लड आ गया, उस ब्लड को पंप करना है, उसमें कितना काम करना पड़ता है, उस काम को कहते हैं आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड बढ़ जाएगा जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक। सिमिलरली हार्ट में कितना ब्लड आया, दैट इज कॉल्ड एज प्री लोड। हार्ट में कितना ब्लड आता है उसको प्री लोड कहते हैं। ऑब्वियसली अगर ज्यादा ब्लड आएगा तो हार्ट को पंप ज्यादा करना पड़े, ठीक है, तो काम बढ़ जाएगा। तो प्री लोड मतलब हार्ट में कितना ब्लड आया। तो अगर वेन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वेन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिमेंबर वेन्स में वन वे वॉल्व होते हैं, क्योंकि अगर वेन्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ब्लड हार्ट की तरफ आता है, ठीक। तो अगर वेन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा पंप करना पड़ेगा, तो प्री लोड बढ़ जाएगा। क्लियर? तो प्रीलोड इज इंक्रीज्ड बाय वीनो कंस्ट्रक्टर्स एंड आफ्टरलोड इज इंक्रीज्ड बाय आर्टीरियल कंस्ट्रक्टर्स। तो हमने क्या देखा कि अल्फा 1 के स्टिमुलेट होने से वेन्स भी कंस्ट्रक्ट हुई, आर्टरीज भी कंस्ट्रक्ट हुई, इसलिए प्रीलोड और आफ्टरलोड दोनों बढ़ गए, ठीक। तो बेसिकली क्या हुआ, हार्ट का वर्क बढ़ गया, हार्ट का काम बढ़ गया। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में हार्ट ऑलरेडी काम नहीं कर रहा और हमने उसको 4 फाइलें और पकड़ा दी कि भैया ये भी निपटा दे, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वी डू नॉट वांट टू इंक्रीज द वर्क ऑफ हार्ट फर्दर, सो दैट इज डेट्रीमेंटल फॉर हार्ट, हार्ट के लिए नुकसानदायक है। तो पहली प्रॉब्लम क्या हुई सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ने से, कि ऑल्दो कार्डियक आउटपुट तो नॉर्मल हो गई, ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई, बट वर्क बढ़ गया हार्ट का, हार्ट के पास 4 फाइलें एक्स्ट्रा आ गई, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम, जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो उसने बीटा 1 को स्टिमुलेट किया, तो क्या बीटा 1 सिर्फ हार्ट में होता है? ऑब्वियसली नहीं, और कहां होता है? यस, बीटा 1 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द जेजी सेल्स ऑफ किडनी। तो ये जो बीटा 1 एक्टिवेट हुआ, इसने किडनी में जेजी सेल्स को एक्टिवेट कर, और जेजी सेल्स ने क्या रिलीज किया? यस, रेनिन को रिलीज किया। तो जेजी सेल्स दे रिजल्ट इन रिलीज ऑफ रेनिन, और रेनिन का क्या काम है? टू कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। रिमेंबर, इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट बोलते हैं, 1 नहीं बोलते। रिसेप्टर्स को 81 82 बोलते हैं, सब्सटेंस जो कंपाउंड जो है उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट बोलते हैं, ठीक। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन सेकंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ACE। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड बन गए। अब एंजियोटेंसिन सेकंड ने अपने रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, 81 रिसेप्टर। रिमेंबर, एंजियोटेंसिन सेकंड के कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है, बट ज़्यादातर काम 1 से होते हैं, तो उस रिसेप्टर को बोलते हैं 81 रिसेप्टर। ये ध्यान रखना है कि 81 रिसेप्टर, नाम 81 है पर वो रिसेप्टर किसका है? एंजियोटेंसिन सेकंड का है, ओके। अब 81 रिसेप्टर कई जगह पे होते हैं, आपको 3 याद करनी है मेनली। पहला, 81 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में होते हैं। तो जब एंजियोटेंसिन आया, एंजियोटेंसिन सेकंड आया, उसने 81 रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, तो क्या होगा? वेसो कंस्ट्रिक्शन। तो ब्लड वेसल में ये क्या कर देगा? वेसो कंस्ट्रिक्शन। दूसरा 81 रिसेप्टर होता है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला में जब इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं तो इट कॉज रिलीज ऑफ कैटेकोलामिन्स, इसने एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन को रिलीज करवा दिया। और तीसरा 81 रिसेप्टर होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स में, और एड्रीनल कॉर्टेक्स में क्या सिक्रेट करता है? एल्डोस्टेरोन। तो इसने रिलीज कर दिया एल्डोस्टेरोन को, और हमें पता है एल्डोस्टेरोन का क्या काम है? टू रिटेन सोडियम एंड वाटर, सोडियम और वाटर को रिटेन करना है। तो जब एल्डोस्टेरोन सिक्रेट हुआ तो सोडियम और वाटर रिटेन हो गए। तो दूसरा प्रॉब्लम यहां पे आके क्या हुआ कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो गए। उससे क्या प्रॉब्लम्स हुई? पहली प्रॉब्लम और वेसो कंस्ट्रिक्शन,
प्री लोड और आफ्टर लोड और बढ़ गया, 4 फाइलें और आ गई, हार्ट का काम और बढ़ गया। दूसरा, जब कैटेकोलामिन्स रिलीज हुए, इन्होंने और वेसोकंस्ट्रिक्शन की, और काम बढ़ गया, 4 फाइलें और आ गई। तो हार्ट का काम हर तरफ से बढ़ता जा रहा है, तो हार्ट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरी चीज, एल्डोस्टेरॉन जब रिलीज हुआ तो उसने सोडियम और वाटर को रिटेन कर दी, तो जो इडीमा फ्लूइड निकल रहा था वो फिर से रिटेन होना शुरू हो गया, तो फिर से इडीमा होने के चांस बढ़ गए। ठीक, तो पहली प्रॉब्लम थी वर्क बढ़ रहा है इतने सारे मैकेनिज्म से, दूसरी प्रॉब्लम वाटर रिटेन हो गया, इडीमा हो गया। बट सबसे खतरनाक प्रॉब्लम अभी भी बाकी, और वो क्या है कि अगर एल्डोस्टेरॉन लगातार एलिवेटेड रहे तो इससे हो जाती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ऑल्सो नोन एज कार्डियक रीमॉडलिंग। रिमेंबर, नॉर्मली बॉडी में एल्डोस्टेरॉन 24 घंटे नहीं रहता, जब जरूरत होती है तो रिलीज होता है, काम करता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, जब चाहिए तब आता है। बट इस केस में क्योंकि हार्ट फेलियर है, बॉडी को कार्डियक आउटपुट मेंटेन करनी है, तो लगातार सिंपैथेटिक एक्टिविटी ओवर एक्टिव है, और लगातार सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है, तो लगातार बीटा 1 जीजी सेल्स में स्टिमुलेट हो रहा है, तो लगातार रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम काम कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली एल्डोस्टेरॉन आ रहा है, और अगर कॉन्टिन्यूसली एल्डोस्टेरॉन आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक, तो ये तो नाम से अच्छा लग रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा हो गया तो ज़्यादा काम करेगा, ऐसा नहीं होता। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो होती है वो हार्ट का साइज एंड लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, बट वो काम की एक्टिविटी नहीं बढ़ती, वो सिर्फ जब साइज बढ़ गया तो उसको खाना तो ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन तो ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो उसका काम बढ़ जाता है सिर्फ, बट उसकी एफिकेसी नहीं बढ़ती, ठीक से पंप तो अभी भी नहीं कर पा रहा, बट प्रॉब्लम यह है कि खाने को ज़्यादा मांग रहा है। ठीक है, तो काम और बढ़ जाता है, और ये जो रीमॉडलिंग होती है, फाइनली इस रीमॉडलिंग से आदमी की डेथ होती है। रिमेंबर, आदमी कभी भी एक्यूट सीएचएम में नहीं मरता, बॉडी कंपेंसेट कर लेती है मोस्टली, ठीक है, बट ग्रेजुअली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तब आदमी की डेथ हो जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ द पर्सन। तो ये जो सिनारियो था जिसमें आदमी को अक्यूट सीएचएफ के कंपेंसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो गए, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आई, एक उसका वर्क बढ़ गया, वेसो कंस्ट्रिक्शन इतनी सारी तरह से हो गई, दूसरा इडीमा फ्लूइड आ गया, तीसरा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई। इस सारी कंडीशन को हम बोलते हैं क्रॉनिक सीएचएफ। क्रॉनिक सीएचएफ, और क्रॉनिक सीएचएफ क्यों हुआ था? कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स की वजह से हुआ था। तो दूसरा नाम इसका होता है कंपेंसेटेड सीएचएफ। तो acute CHF is converted to chronic CHF or compensated CHF and that lead to these problems. Okay? तो acute CHF हम कह सकते हैं decompensated CHF, chronic CHF को कहते हैं compensated CHF. ठीक, अब acute CHF में मेन प्रॉब्लम क्या थी? हार्ट पंप नहीं कर रहा, बट क्रॉनिक में वो नहीं है, हार्ट तो पंप कर रहा है। तो जो मेन दवाई थी acute CHF में, दैट मीन्स आइनोट्रोपिक्स, वो क्रॉनिक CHF में कोई मेजर रोल प्ले नहीं करती है। ठीक, तो क्रॉनिक सीएचएफ में एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, दिक्कत क्या है, हम क्या चाहते हैं क्रॉनिक सीएचएफ में? एम ऑफ ट्रीटमेंट इन क्रॉनिक सीएचएफ इज नंबर 1, वी वांट टू डिक्रीज द वर्क ऑफ हार्ट। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चारों तरफ से काम बढ़ता जा रहा है, तो हमें वर्क को कम करना है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? फिर से एडीमा आ गया था, रिमेंबर, फ्लूइड रिटेन हो गया, तो वी वांट टू रिमूव द फ्लूइड, हमें फ्लूइड हटाना है, जो फ्लूइड जमा हो गया, एडीमा जो आ गया। और तीसरी प्रॉब्लम जो सबसे डेंजरस थी वो क्या थी? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। सो वी वांट टू रिवर्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ताकि आदमी की डेथ ना हो। और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्मली ज़्यादातर लोगों में कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो जाती है कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स की वजह से, बट किसी किसी पेशेंट में या कम पेशेंट्स में उतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाती जितना हम चाहते हैं। तो रेयरली वी रिक्वायर आइनोट्रोपिक ड्रग्स ऑल्सो, बट दीज आर नॉट दी मेन ड्रग्स। किसी किसी में चाहिए, हमें हर एक में नहीं चाहिए, तो आइनोट्रोपिक्स भी चाहिए, हो सकती है क्रॉनिक सीएचएफ में। बट द डिफरेंस इज, अगर क्रॉनिक है तो हमें रोज देनी पड़ेगी, और रोज देनी है तो वी विल प्रेफर ओरल आइनोट्रोपिक ड्रग्स। अक्यूट सीएचएफ में तो हम देते थे इंजेक्टेबल आईवी वाली, बट क्रॉनिक सीएचएफ में हम देंगे ओरल आइनोट्रोपिक ड्रग्स। ओके, तो 4 तरह की एम्स हैं क्रॉनिक सीएचएफ में। पहला, वर्क कम करना, दूसरा, फ्लूइड को कम करना, तीसरा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को रिवर्स करना, एंड लास्टली टू इंक्रीज दी कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ओके, अब इन एम्स को हम कैसे अचीव करेंगे? पहला एम क्या है? वर्क कम करना। वर्क ज़्यादा क्यों था? वेसो कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो वर्क को कैसे कम करेंगे? बाय गिविंग वेसोडाइलेटर्स। दूसरा, फ्लूइड कम करना है।
फ्लूइड कम करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? ऑब्वियसली डायूरेटिक। कौन सा डायूरेटिक प्रेफर करेंगे? यस, यहाँ पे भी लूप डायूरेटिक। रिमेंबर, जब भी इडीमा है, चाहे वो अक्यूट सीएचएफ है चाहे क्रॉनिक सीएचएफ है, जब भी इडीमा है हम लूप डायूरेटिक्स प्रेफर करेंगे। तीसरा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को रिवर्स करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी वांट टू स्टॉप दी, क्या स्टॉप करना पड़ेगा? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, क्योंकि उसी सिस्टम से एल्डोस्टेरॉन आया था, तो एल्डोस्टेरॉन को रोक देंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नहीं होगी। ठीक है, और लास्टली हमें आइनोट्रोपिक ड्रग्स देनी पड़ेंगी, ये हम यूजुअली प्रेफर करेंगे ओरल आइनोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक, तो हम ये 4 दवाइयाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन, स्टार्टिंग विद दी वेसोडायलेटर्स। वेसोडायलेटर से स्टार्ट करते हैं। वेसोडायलेटर 2 तरह के हो सकते हैं, एक जो वेन्स को डायलेट करे, दूसरा जो आर्टरीज को डायलेट करे। जो वेन्स को डायलेट करेंगे दे विल डिक्रीज विच लोड, यस, ये प्री लोड कम करे, और जो आर्टरीज को डायलेट करेंगे वो क्या करेंगे? वो आफ्टर लोड को कम करें। अब एक वेसोडायलेटर वो होता है जो दोनों को डायलेट करता है, वेन्स को भी और आर्टरीज को भी, जिसको मिक्स्ड डायलेटर कहते हैं। तो अगर कोई मिक्स्ड डायलेटर है तो वो कितना लोड कम करेगा? दोनों कम करेगा, वो प्री लोड भी कम करेगा और आफ्टर लोड भी कम करेगा। ठीक, तो कौन कौन सी दवाइयां करती? द मेन वीनोडायलेटर इज नाइट्रेट्स। जो नाइट्रेट्स है इनका मेन काम है वीनोडायलेशन, तो मेनली प्री लोड कम करते हैं। जबकि मेन आर्टीरियल डायलेटर इज हाइड्रालाजिन। हाइड्रालाजिन मेनली आर्टरीज को डायलेट करता है, सो ये मेनली आफ्टर लोड को कम करता है। और जो दवाइयाँ दोनों को डायलेट करेंगी, जैसे सोडियम नाइट्रोपरसाइड, सोडियम नाइट्रोपरसाइड हो गए, एसी इनहिबिटर्स हो गए, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हो गए, दीज विल डायलेट बोथ आर्टरीज एंड वेन्स। दोनों को डायलेट करेंगे तो ये प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों कम करेंगे। तो पहला ग्रुप जो हो गया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, क्रॉनिक वाले में, तो पहला एम हम वर्क को कम करना चाहते हैं, और वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग डायलेटर्स, वेसो डायलेटर दे। ओके, अब आते हैं दूसरा काम क्या था? फ्लूइड कम करना। और फ्लूइड कम करने के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ी लिया है कि लूप डायूरेटिक्स देंगे, और इनकी डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स होते हैं, सारे आयंस कम करते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। ओके, अब तीसरा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को रिवर्स करना। उसके लिए हम दोबारा से देखते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहाँ है हमारी? ये है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्यों हुई? क्योंकि एल्डोस्टेरॉन था, एल्डोस्टेरॉन ने की। एल्डोस्टेरॉन कहाँ से आया? रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे से आया। और रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे शुरू कहाँ से हुआ? वो शुरू हुआ बीटा 1 से। जब बीटा 1 एक्टिवेट हुआ तो जेजी सेल से आके रेनिन आया, रेनिन से एंजियोटेंसिन सेकंड बना, एंजियोटेंसिन सेकंड ने एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से सेकंड बना, सेकंड से 81 एक्टिवेट हुआ, एल्डोस्टेरॉन आया, ये सब। ठीक है, तो दैट मीन्स ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई बीटा 1 से, यहाँ से लेके ये वाली प्रॉब्लम थी, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से एल्डोस्टेरॉन आया, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यहाँ से डेथ। तो अगर हम इस पाथवे को रोक दें तो वी कैन डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और वी कैन से वी कैन प्रिवेंट मोर्टेलिटी, वी कैन इंक्रीज सर्वाइवल ऑफ ए पर्सन। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? इस पाथवे को रोकने के क्या तरीके हैं? अगर आप देखोगे ग्रॉसली, तो राइट इन द बिगिनिंग वी कैन गिव बीटा ब्लॉकर। सबसे पहला दवाई जो हम दे सकते हैं वो है बीटा ब्लॉकर। अगर हम बीटा 1 को ब्लॉक कर दें तो रेनिन ही नहीं आएगा, सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा। दूसरा है एसी इनहिबिटर्स, एसी इनहिबिटर्स। तीसरा है 81 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, और चौथा है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। तो ये 4 मेन दवाइयां हैं जो रीमॉडलिंग को रोक सकती हैं सीएचएफ में, कार्डियक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को रोक सकती हैं, जिससे आदमी की डेथ रुक सकती है। ठीक है, तो कौन कौन सी दवाइयां हैं एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं। वी हैव ड्रग्स विच डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और कार्डियक रीमॉडल, इसको जो कम करने वाली दवाइयां। ठीक है, सो दीज ड्रग्स विल इंक्रीज दी सर्वाइवल ऑफ अ पेशेंट, सर्वाइवल और लॉन्जेविटी ऑफ ए पेशेंट, ये लाइफ को प्रोलॉन्ग करेंगी, और वी कैन से दीज डिक्रीज मोर्टेलिटी। किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, मोर्टेलिटी कम करने वाली या सर्वाइवल को बढ़ाने वाली। तो 4 दवाइयां हैं हमारे पास। नंबर 1 आर बीटा ब्लॉकर्स, नंबर 2 आर एसी इनहिबिटर्स, नंबर 3 आर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंड नंबर 4 आर एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। तो 4 टाइप ऑफ ड्रग्स आर प्रेजेंट। तो हम इन 4 के बारे में पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि ये दवाइयाँ मोर्टेलिटी कम कर सकती हैं। जो मेजर दवाइयाँ बड़ी बड़ी नाम पढ़े हैं हमने सीएचए में, जैसे हमने फिरोसेमाइड पढ़ा, डोपामिन, डोब्यूटामिन पढ़ा, बाद में हमें डिजॉक्सिन पढ़ेंगे, ये सारी सिम्टोमेटिक दवाइयाँ हैं, उनसे मोर्टेलिटी कम नहीं होगी।
ध्यान रखना, मोर्टेलिटी कम करने के लिए इन 4 में से दवाई देते हैं हम, बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, एआरबीज और एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। ओके, तो इन दवाइयों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद दी बीटा ब्लॉकर्स। ठीक, बीटा ब्लॉकर, तो सीएचएफ में बीटा ब्लॉकर जो यूज करते हैं, 3 बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं। वी हैव मेटोप्रोलोल, अप्रूव्ड है, यूज तो वैसे बाकी भी कर सकते होंगे बट अप्रूव्ड है, मेटोप्रोलोल, कार्वेडिलॉल एंड बिजोप्रोलोल, ये 3 अप्रूव्ड हैं। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, अक्यूट सीएचएफ में क्या प्रॉब्लम थी, हार्ट पंप नहीं कर रहा था, तो हमें कौन सी दवाई देनी, हमें बीटा 1 स्टिमुलेटर देनी है। रिमेंबर, हम डोपामिन, डोब्यूटामिन वो देते हैं ताकि हार्ट पंप करे। तो अगर हमने बीटा 1 को ब्लॉक कर दिया तो हार्ट बिल्कुल ही पंप नहीं कर पाएगा। सो बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अक्यूट सीएचएफ। अक्यूट सीएचएफ में बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अक्यूट सीएचएफ में नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अक्यूट सीएचएफ। लॉजिकल है ये तो। बट क्रॉनिक सीएचएफ का दूसरा नाम क्या था, क्या नाम था दूसरा, कंपेंसेटेड सीएचएफ। अब कंपेंसेटेड सीएचएफ क्यों कहते हैं, किसने किया कंपेंसेशन, यस, सिंपैथेटिक सिस्टम। तो क्रॉनिक सीएचएफ में सिंपैथेटिक सिस्टम ने कंपेंसेशन किया। कैसे किया कंपेंसेशन, उसने बीटा 1 को स्टिमुलेट किया जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ गए। तो अगर हमने बीटा 1 को ब्लॉक कर दिया तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाए, दैट मीन्स पेशेंट विल एंड अप इन अक्यूट सीएचएफ अगेन। जो पेशेंट थोड़ा बहुत बॉडी ने मैनेज कर लिया था वो फिर से अक्यूट में चला जाए, डीकंपेंसेशन हो जाएगी। तो इस रीजन से बीटा ब्लॉकर्स वर कंसिडर्ड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अक्यूट सीएचएफ आल्सो एज वेल एज क्रॉनिक सीएचएफ आल्सो, 10-15 साल पहले की बात। बट फिर हमने नोट किया कि बीटा ब्लॉकर्स कैन डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, दैट मीन्स ये मोर्टेलिटी कम कर सकते हैं, डेथ कम कर सकते हैं। और अगर कोई दवाई किसी आदमी की जिंदगी बढ़ा दे, इससे बड़ी क्या बात हो। तो क्योंकि ये मोर्टेलिटी कम कर सकते हैं तो हमें इनको यूज करना चाहिए, बट ये डीकंपेंसेशन कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम कैसे तोड़ें, कैसे डिसोसिएट करें। हम चाहते हैं कि कंपेंसेटरी मैकेनिज्म तो चलते रहे, बट हम चाहते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ना हो। तो इसके लिए हमने क्या तरीका निकाला कि जो बीटा ब्लॉकर हैं भी हम हमेशा स्टार्ट करते हैं बहुत लो डोज से। अगर हमें 100 मिलीग्राम डोज है किसी की तो हम 10 मिलीग्राम से स्टार्ट करें। सो बीटा ब्लॉकर शुड बी स्टार्टेड विद वेरी लो डोज, क्रॉनिक सीएचएफ में, in chronic CHF, beta blocker should be started with very low dose, around 1/10 of the original। ठीक है, और हर 2 हफ्ते बाद डोज को थोड़ी थोड़ी बढ़ा दो। जैसे आज हमने 10 मिलीग्राम स्टार्ट किया, 2 हफ्ते दिया, उसके हार्ट को एडजस्ट होने दिया उस डोज को, ठीक है, और 2 हफ्ते बाद थोड़ी सी डोज बढ़ा दी। जब हार्ट एडजस्ट हो गया फिर 20 मिलीग्राम कर दिया, फिर 2 हफ्ते देते रहे, हार्ट उसको एडजस्ट हो गया, फिर हमने डोज बढ़ा दी, 30 मिलीग्राम कर दी। तो व्हेन वी इंक्रीज द डोज ग्रेजुअली एंड रीच द फाइनल डोज ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months, देन डीकंपेंसेशन विल नॉट अकर। ओके, तो बीटा ब्लॉकर हमेशा लो डोज से स्टार्ट करना है, ग्रेजुअली डोज को बढ़ाना है, तब डीकंपेंसेशन नहीं होगा। ओके, हमने एक चीज ऑलरेडी बताई थी कि बीटा ब्लॉकर्स दे डिक्रीज मोर्टेलिटी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को रोकते हैं, मोर्टेलिटी को कम करते हैं सीएचएम। एंड लास्टली बीटा ब्लॉकर्स में क्वेश्चन आता है कि विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बीटा ब्लॉकर इन सीएचएफ। 3 ही अप्रूव्ड है, मेटोप्रोलोल, कार्वेडिलॉल एंड बिजोप्रोलोल। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज कार्वेडिलॉल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बीटा ब्लॉकर। कार्वेडिलॉल के बारे में खास बातें याद है आपको, एक बार रिवाइज कर लें जल्दी से। कार्वेडिलॉल इज अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, 3rd जनरेशन बीटा ब्लॉकर है। कार्वेडिलॉल इज ऑल्सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। तो इसकी जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं उसके कारण हम कार्वेडिलॉल को प्रेफर करते हैं एज बीटा ब्लॉकर इन क्रॉनिक सीएचएफ। ओके, तो ये होगा हमारा बीटा ब्लॉकर इन सीएचएफ। बीटा ब्लॉकर के बारे में 4 पॉइंट आपको ध्यान से पता होने चाहिए। पहला, अक्यूट सीएचएफ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दूसरा, क्रॉनिक सीएचएफ में दे तो सकते हैं बट हमें बहुत लो डोज से स्टार्ट करके धीरे धीरे डोज बढ़ानी। और तीसरा, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को रिड्यूस कर सकते हैं, मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं, बट बी वेरी केयरफुल सीएचएफ में। बीटा ब्लॉकर सीएचएफ में मोर्टेलिटी को कम करते हैं, हाइपरटेंशन में नहीं करते, हम बाद में पढ़ेंगे, सीएचएफ में कम करते हैं। ठीक है, एंड लास्टली बीटा ब्लॉकर्स में मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज कार्वेडिलॉल। ओके, तो ये हो गया हमारा बीटा ब्लॉकर इन सीएचएफ। देन एसी इनहिबिटर्स, हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका नाम प्रिल में खत्म होता है, जैसे इनेलाप्रिल, रेमिप्रिल, ये है एसी इनहिबिटर्स। ठीक है, और कई सारी दवाइयां हैं जिनका नाम सार्टन में खत्म होता है,
जैसे लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वालसार्टन, ये एसी इनहिबिटर्स और एआरबीज हैं, ये सीएचएफ में मोर्टेलिटी को कम करते हैं। ठीक, इनके डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। वी विल डिस्कस दीज ड्रग्स इन डिटेल एट दैट पॉइंट। ठीक, अब आते हैं लास्टली एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। हमने बताया कि एल्डोस्टेरॉन ने लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की थी, बट एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है पहले हम वो पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एल्डोस्टेरॉन का नॉर्मल काम क्या है? टू रिटेन सोडियम एंड वाटर, सोडियम और वाटर को रिटेन करना। बट एट द सेम टाइम इसका और काम क्या है? पोटाशियम और हाइड्रोजन को बॉडी से निकाल देना। तो ये यूरिन में सोडियम और वाटर को रिटेन कर लेते हैं, जाने नहीं देते, पोटाशियम और हाइड्रोजन को निकाल देते हैं यूरिन। ठीक, तो अगर हमने कोई एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर को काम करने से रोक दिया, तो क्या होगा? इससे उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स सोडियम और वाटर जो हैं वो निकल जाएंगे यूरिन, सोडियम एंड वाटर विल बी लॉस्ट इन द यूरिन, पोटाशियम और हाइड्रोजन रिटेन हो जाएंगे। यही होगा। तो एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर ब्लॉकर ये वाला काम करे। तो अगर कोई दवाई सोडियम और वाटर को यूरिन में निकालती है, उसको क्या बोलते हैं? यस, दैट ड्रग इज अ डायूरेटिक। डायूरेटिक। तो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट विल बिहेव लाइक अ डायूरेटिक। और दूसरा, वो पोटाशियम को बढ़ा रहा है। रिमेंबर जो हमने मेन डायूरेटिक पढ़े थे, लूप डायूरेटिक्स और थायाजाइड्स, और बाकी भी हम पढ़ेंगे बाद में जाके, ऑस्मोटिक डायूरेटिक पढ़ लो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर पढ़ लो, कोई भी डायूरेटिक है, ऑल ऑफ देम कॉज हाइपोकैलीमिया। सब पोटाशियम कम करते हैं, लॉस करते हैं, बट ये क्या कर रहा है? रिटेन कर रहा है, रोक रहा है। तो इसलिए इस डायूरेटिक को हम बोलेंगे पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। सो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट आर पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ठीक है, एंड द मेन डायूरेटिक वी यूज हियर इज स्पाइरोनोलेक्टोन। So spironolactone is a potassium sparing diuretic. बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में स्पाइरोनोलेक्टोन क्या करेगा? क्या करेगा स्पाइरोनोलेक्टोन? मोर्टेलिटी कम करेगा। रिमेंबर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कम कर रहा है, रीमॉडलिंग रोक रहा है, तो उसके कारण मोर्टेलिटी रुकेगी। दैट मीन्स आदमी की लॉन्जेविटी बढ़ेगी, लाइफ बढ़ेगी। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है विच डायूरेटिक डिक्रीज द मोर्टेलिटी इन पेशेंट विद सीएचएफ, आंसर विल बी पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक और स्पाइरोनोलेक्टोन एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। ठीक है, लूप डायूरेटिक आंसर नहीं करना, उसमें एक ही डायूरेटिक है जो मोर्टेलिटी कम करता है, वो है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। ओके, अब दूसरी बात, स्पाइरोनोलेक्टोन जो है वो एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, बट एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर और टेस्टोस्टेरॉन के रिसेप्टर बहुत सेम से होते हैं, साइज स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट सेम से होते हैं। तो स्पाइरोनोलेक्टोन इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। उसने एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर तो ब्लॉक करे, साथ में टेस्टोस्टेरॉन के रिसेप्टर भी ब्लॉक कर दे। और अगर टेस्टोस्टेरॉन के रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो क्या होगा? फीमेल फीचर्स आ जाएंगे, क्योंकि मेल हार्मोन को रोक दिया आपने, तो फीमेल फीचर्स हो जाएंगे। इसके कारण इसका एक साइड इफेक्ट होता है विच इज कॉल्ड एज गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया। तो स्पाइरोनोलेक्टोन कैन कॉज गाइनेकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट। मेल ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे, गाइनेकोमेस्टिया हो जाएगा स्पाइरोनोलेक्टोन से। ओके, तो स्पाइरोनोलेक्टोन कैन कॉज गाइनेकोमेस्टिया। अब एमसीक्यू में क्या याद करना है कि कौन कौन सी दवाइयां गाइनेकोमेस्टिया करती हैं, विच ड्रग्स कैन कॉज गाइनेकोमेस्टिया, दैट यू कैन रिमेंबर बाय द निमोनिक डिस्को ड्रग्स। डिस्को ड्रग्स कहते हैं, डिस्को ड्रग्स कॉज गाइनेकोमेस्टिया। तो कौन कौन सी दवाइयां उसमें? DI से है डिजॉक्सिन, DI इज डिजॉक्सिन। ऐसा हमने अभी भी पढ़ा स्पाइरोनोलेक्टोन। C से है सिमेटिडिन, सिमेटिडिन। और एक दवाई जो हम बाद में पढ़ेंगे, K से है कीटोकोनाजोल। तो डिस्को C से लिख दो या K से लिख दो, कीटोकोनाजोल। और O से है एस्ट्रोजेंस। The important drugs causing gynecomastia, digoxin, spironolactone, cimetidine and estrogens. तो स्पाइरोनोलेक्टोन गाइनेकोमेस्टिया कर सकता है। फिर हमने सोचा ये गाइनेकोमेस्टिया करता है तो इससे कैसे बचें। तो हमने रिसर्च की, तो ऐसी दवाई ढूंढी रिसर्च करके जो सिर्फ एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर को ब्लॉक करे, वो टेस्टोस्टेरॉन के रिसेप्टर को ब्लॉक ना करे। तो वो सेलेक्टिव ड्रग अगर हो जाएगी तो वो गाइनेकोमेस्टिया नहीं करे, और उस सेलेक्टिव ड्रग का नाम है एप्लीरोनोन। एप्लीरोनोन जो है वो स्पाइरोनोलेक्टोन का छोटा भाई है, मतलब सब कुछ स्पाइरोनोलेक्टोन वाला है, बट द ओनली थिंग इज इट डू नॉट कॉज गाइनेकोमेस्टिया। मतलब ये भी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, बट ये गाइनेकोमेस्टिया नहीं करता है, बाकी सब कुछ सेम। ओके, सो दैट इज अबाउट द ड्रग्स डिक्रीजिंग द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो 4 दवाइयां हैं हमारे पास, बीटा ब्लॉकर जिनमें लोल खत्म होता है, एसी इनहिबिटर जिनका नाम प्रिल में खत्म होता है, एआरबी जिनका नाम सार्टन में खत्म होता है, और एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट दैट मीन्स स्पाइरोनोलेक्टोन एंड एप्लीरोनोन।
क्लियर? इनमें से सारी दवाइयाँ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को रिवर्स करती हैं, इसलिए वो मोर्टेलिटी कम करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी दवाइयाँ सीएचएम में मोर्टेलिटी कम करती हैं? तो आंसर विल बी वन ऑफ दीज ड्रग्स। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड एम, दैट मीन्स रीमॉडलिंग को कम करना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को कम करना। ठीक, लास्टली वी मे रिक्वायर आइनोट्रोपिक ड्रग्स इन सम पेशेंट। किसी किसी पेशेंट में आइनोट्रोपिक चाहिए हो सकती, बट सबसे खास बात क्या है कि ये आइनोट्रोपिक ड्रग हमें लॉन्ग टर्म यूज करनी पड़ेगी, तो दीज मस्ट बी ओरल आइनोट्रोपिक ड्रग्स। ओरल दवाई हम चाहते हैं, ठीक। एंड द मेजर ओरल आइनोट्रोपिक ड्रग ग्रुप वी हैव इज डिजॉक्सिन। इसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। नाम क्या होता है इसका? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। और ग्रुप का नाम क्या है? डिजिटैलिस। डिजिटैलिस ग्रुप का नाम है। क्यों नाम है डिजिटैलिस? क्योंकि एक प्लांट से मिलते हैं, उस प्लांट का नाम था डिजिटैलिस परप्यूरिया। डिजिटैलिस परप्यूरिया एक प्लांट है। इस प्लांट का नाम डिजिटैलिस क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो फ्लावर है, जो इसका फूल है, वो इस तरीके का होता है, गोल सा इस तरीके का, ऐसा होता है फूल इस तरीके का। तो आप उसको फिंगर में डाल सकते हैं, डिजिट में डाल सकते हैं, हम उसको फूल को पकड़ के ऐसे डिजिट्स में डाल सकते हैं, इसलिए इसका नाम डिजिटैलिस है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन दे देते हैं, वो उस फूल को देते हैं जो फिंगर जैसा लगे, जिसको हम आप फिंगर में ऐसे डाल सको, फिंगर जैसा लगे, उसको डिजिटैलिस परप्यूरिया है, उससे डिजॉक्सिन मिलती है, वो सीएचएफ में यूज होती है। ओके, अब डिजिटैलिस जो दवाई थी, ग्रुप था डिजिटैलिस का, स्टार्टिंग में इसमें 10 दवाइयाँ थी, बट धीरे धीरे करके हम उनको कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, और कुछ साल पहले तक 2 दवाइयाँ थी, एक डिजॉक्सिन और दूसरी डिजिटॉक्सिन। बट 2-3 साल पहले डिजिटॉक्सिन भी बंद हो गई, अब एक ही दवाई यूज होती है इस ग्रुप में, डिजॉक्सिन। बट क्योंकि डिजिटॉक्सिन भी थोड़ा टाइम पहले यूज होती है, तो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन 2 दवाइयां आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। बेसिक डिफरेंस क्या होता है डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन में? यू कैन रिमेंबर दैट डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? नाम से आप पता कर सकते हो कि डिजिटॉक्सिन के नाम में टॉक्सिन आता है, एंड टॉक्सिन्स आर मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, तो डिजिटॉक्सिन भी मेनली लिवर में मेटाबोलाइज होता है, whereas डिजॉक्सिन मेनली इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी। इसका क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि डिजिटॉक्सिन लिवर फेलियर में अवॉइड करते थे और डिजिटॉक्सिन रीनल फेलियर में अवॉइड करें। ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस यू नीड टू नो। सो डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, तो मेनली वी विल लिमिट आवर डिस्कशन टू डिजॉक्सिन ओनली। डिजिटॉक्सिन सिर्फ इतना याद करना है कि लिवर फेलियर में नहीं देती। ओके, नाउ डिजॉक्सिन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम कैसे करता है। अब मैकेनिज्म को समझने के लिए सब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सपोज ये एक वेंट्रिकुलर फाइबर है, हर एक सेल में बॉडी के एक पंप होता है, यहाँ भी है। कौन सा पंप होता है? सोडियम पोटाशियम पंप, जिससे सोडियम बाहर जाता है, पोटाशियम अंदर आता है। आई होप ये सबको याद होगा। ठीक है, तो सोडियम पोटाशियम पंप हर सेल में है, वेंट्रिकुलर फाइबर में भी। बट वेंट्रिकुलर फाइबर में एक और सेल होता है, एक और पंप होता है, जिसका नाम है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। इसको कहते हैं हम NCX, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। नाम से क्या पता लग रहा है? सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंज होंगे, मतलब अगर एक बाहर जा रहा है तो एक अंदर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो वो आप इजीली याद कर सकते हो। सोडियम पोटाशियम पंप तो याद ही रहता है। सोडियम पोटाशियम पंप से क्या हुआ? सोडियम बाहर गया। जब सोडियम बाहर गया तो सेल के अंदर सोडियम कम हो गया, तो जब सोडियम सेल के अंदर कम हुआ तो सोडियम यहाँ से अंदर आएगा। तो NCX का काम है सोडियम को अंदर लाना, एक्सचेंज में कैल्शियम को बाहर भेज दें। तो नॉर्मल डायरेक्शन, सोडियम अंदर आएगा, कैल्शियम बाहर जाएगा। अब हम समझते हैं पहले कि नॉर्मली वेंट्रिकुलर मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है। मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन सा आयन चाहिए? नॉर्मली कोई भी मसल हो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कौन सा आयन चाहिए? कैल्शियम चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल्स में कैल्शियम चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड L टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम चैनल खुला और कैल्शियम अंदर आ गया। तो जब कैल्शियम अंदर आया तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जानी चाहिए। क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए? आंसर इज नो। अब क्वेश्चन ये है कि जब कैल्शियम चाहिए था, कैल्शियम आ गया, फिर भी मसल कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं हुई? द रीजन इज जो कैल्शियम अंदर आ रहा है उसकी अमाउंट बहुत कम है,
सिर्फ 10 मॉलिक्यूल कैल्शियम के अंदर आ रहे, बट मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए 10,000, तो सिर्फ 10 मॉलिक्यूल तो कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसलिए हर एक मसल फाइबर को पता होता है कि मुझे कैल्शियम चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना तो कैल्शियम चाहिए, तो वो ऑलरेडी कैल्शियम को स्टोर करके रखते हैं, वो किसी के भरोसे नहीं रहते। तो ऑलरेडी मसल के अंदर एक कैल्शियम का स्टोर हाउस है, कैल्शियम स्टोर करने की जगह है। इस जगह को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑलरेडी जितना कैल्शियम चाहिए, 10,000 कैल्शियम चाहिए, तो ऑलरेडी 10,000 कैल्शियम स्टोर्ड है उसके पास पहले से है। ठीक, तो जब हमने 10 मॉलिक्यूल कैल्शियम के बाहर से दिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आके बोला कि भैया हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है, अपना कैल्शियम उधार दे दो। कैसे उधार मांगा, उस उधार मांगने का तरीका क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर का नाम है राइनोडिन रिसेप्टर। राइनोडिन रिसेप्टर। तो कैल्शियम जो बाहर से आया था उसने राइनोडिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया। जब राइनोडिन रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ तो इसने ये सारा उधार दे दिया। दैट मीन जो 10,000 कैल्शियम सेल के अंदर थे वो सेल के बाहर आ गए। तो राइनोडिन रिसेप्टर का काम क्या है, उधार देना। ठीक है, तो जैसे ही कैल्शियम थोड़ा सा आया बाहर से, उसने राइनोडिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया तो 10,000 कैल्शियम निकल के बाहर आ। अब ये एक्टिन मायोसिन से इंटरेक्ट करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। हमें पता है कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम मिल गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, वेरी गुड। अब कुछ टाइम के बाद मसल रिलैक्स भी तो होगी। अब ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, अब इस मसल को रिलैक्स करना है। जब ये रिलैक्स होगी तो क्या होगा, कैल्शियम फ्री हो जाए। ये जो कैल्शियम फ्री हो गया, अब इस कैल्शियम का क्या, अरे भैया उधारी तो लिया था, वापस भी तो करना पड़ेगा। तो ये 10,000 कैल्शियम जो है अब हमें वापस करने हैं, उधार वापस करना है। अब उधार वापस लेने के लिए इसने एक आदमी रखा हुआ है यहाँ पे। ये जो आदमी उधार को वापस लेके जाता है इसका नाम है कैल्शियम एटीपीएस। कैल्शियम एटीपीएस दूसरा पंप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसका काम है उधार वापस लेना। उस पंप का नाम क्या है, कैल्शियम एटीपीएस, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सरका बोलते हैं। सरका क्या है, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपीएस, सिंपली कैल्शियम एटीपीएस है। तो सिंपल लैंग्वेज में राइनोडिन रिसेप्टर का काम है उधार देना और सरका का काम है उधार वापस लेना। ठीक है, तो जो 10,000 कैल्शियम हमारे बाहर से आए थे, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले थे, वो वापस चले। और ये जो 10 कैल्शियम बाहर से जो आए थे, ये जो 10 कैल्शियम बाहर से आए थे, दे गो आउटसाइड थ्रू एनसीएक्स। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में जो कैल्शियम अंदर से आया था सेल के, वो सेल के अंदर भेज दिया, जो सेल के बाहर से आया था वो बाहर भेज दिया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगली बीट फिर से स्टार्ट हो गई, फिर से 10 कैल्शियम अंदर आएंगे, वो राइनोडिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे, 10,000 कैल्शियम अंदर से निकलेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। जब मसल रिलैक्स हुई तो 10,000 कैल्शियम सरका के थ्रू वापस भेज दिए अंदर, और जो 10 कैल्शियम बाहर से आए थे वो एनसीएक्स के थ्रू बाहर भेज दिए। ठीक है, जो बाहर से आया था बाहर, जो अंदर से आया था अंदर, एवरीथिंग इज सेम। तो हर बार ये चलता रहे। ठीक, क्लियर है। अब आते हैं डिजॉक्सिन कैसे काम करता है। डिजॉक्सिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग सोडियम पोटेशियम पंप। डिजॉक्सिन ने सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर दिया। अब सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिट होने से क्या हुआ, सोडियम बाहर नहीं जा पाए। जब सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा, सेल के अंदर सोडियम पहले से पड़ा रहेगा, तो एनसीएक्स काम करना बंद कर दे, क्योंकि एनसीएक्स का काम क्या था, सोडियम लाना। सोडियम लान आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी पड़ा है। जब सोडियम नहीं आएगा तो एक्सचेंज में कैल्शियम जाएगा। तो ये जो 10 मॉलिक्यूल कैल्शियम के सेल के बाहर जाने चाहिए थे वो बाहर नहीं जा पाएंगे। तो अब क्या होगा, तो ये 10 मॉलिक्यूल कैल्शियम के ये कैल्शियम एटीपीएस को या सरका को रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया तुम 10,000 कैल्शियम लेके जा रहे हो, मुझे भी ले जाओ, हम तो थोड़े से ही। तो सरका इनकी बात सुन लेता है। तो ये जो 10 कैल्शियम बाहर जाने चाहिए थे, ये 10 कैल्शियम भी सरका के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले गए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितना कैल्शियम हो गया, 10,000 10 हो गए। नाउ विल यू एक्सपेक्ट कि सिर्फ 10 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा हो जाने से कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी? ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगी। 10,000 और 10,000 10 में तो कोई मेजर फर्क है नहीं। बट यही चीज हर बीट के बाद होती रही। अगली बीट में 10 कैल्शियम बाहर से आए, वो भी बाहर नहीं गए, वापिस चले गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें 10,000 20 हो गए। अगली बीट में 10,000 30 हो गए,
तो यही चीज़ चलता रहेगा, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद 20,000 हो जाए, और जब वो 20,000 हो गए तब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाए। तो बेसिकली डिजॉक्सिन कैसे काम करता है, उसने सोडियम पोटाशियम पंप को इनहिबिट किया, सोडियम बाहर नहीं जा पाया, सोडियम अंदर रह गया। जब सोडियम अंदर रह गया तो NCX काम करना बंद कर दिया, क्योंकि सोडियम वहां से आ नहीं पाएगा। जब सोडियम नहीं आया तो एक्सचेंज में कैल्शियम नहीं गया, तो कैल्शियम जो बाहर जाना चाहिए था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने लग गया, और धीरे धीरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सफिशिएंट कैल्शियम बिल्डअप हो जाएगा। और अब जब कैल्शियम बाहर से 10 मॉलिक्यूल आए तो उसने 20,000 कैल्शियम रिलीज किए, उससे कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाए। तो इससे आपको क्या पता लगा कि डिजॉक्सिन जो है वो स्लो एक्टिंग होगा, क्योंकि बीट डिपेंडेंट है, हर बीट के बाद 10 कैल्शियम बढ़ेंगे उसके, तो ये स्लो एक्टिंग होगा। अगर हमने सीधा हार्ट में भी डिजॉक्सिन लगा दिया ना, तभी भी इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ने में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो डिजॉक्सिन इज नॉट सुटेबल फॉर अक्यूट CHF, डिजॉक्सिन इज नॉट यूज्ड इन अक्यूट CHF, क्योंकि अक्यूट CHF में तो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ानी, और डिजॉक्सिन तो बहुत टाइम लगा देगा। तो डिजॉक्सिन की कैल्शियम ग्रेजुअली बढ़ता है, इसलिए इसमें एक्शन में स्लो ही होता है, टाइम लगता ही लगता है। तो डिजॉक्सिन इज नॉट फॉर अक्यूट CHF, इट इज ओनली फॉर क्रॉनिक CHF। तो ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है डिजॉक्सिन का। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। डिजॉक्सिन ने सोडियम पोटाशियम पंप को इनहिबिट किया, उसके कारण देयर इज इंक्रीज्ड सोडियम इन दी सेल। जब सेल में सोडियम बढ़ा तो दैट रिजल्ट इन इनहिबिशन ऑफ NCX, वहां से आना बंद हो गया। जब NCX इनहिबिट हो गया तो देयर इज इंक्रीज्ड कैल्शियम इन दी सेल, इन दी साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म में बढ़ गया तो इस सारे कैल्शियम को उठा के ले गया सरका, सो देयर इज इंक्रीज्ड कैल्शियम इन दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इट इज दिस विच इज रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इज इट क्लियर द मैकेनिज्म? 10 साल पहले का क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन इन CHF, द डायरेक्ट आंसर सोडियम पोटाशियम पंप इनहिबिशन। रीसेंट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन इन CHF, और ये वाला ऑप्शन में नहीं देते, सोडियम पोटाशियम पंप इनहिबिशन ऑप्शन में नहीं देते। सो नाउ दे वांट टू नो उसके बाद क्या हुआ। तो आंसर कैन बी एनीथिंग, इनहिबिशन ऑफ NCX हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आंसर कैन बी एनी फर्दर थिंग। क्लियर? तो इफ यू नो द मैकेनिज्म के कैसे काम करता है तो यू कैन आंसर दैट। ओके, तो दैट इज डिजॉक्सिन मैकेनिज्म CHF। क्लियर? तो ये हो गया डिजॉक्सिन का मेन मैकेनिज्म। अब डिजॉक्सिन जो है, तो डिजिटलिस का पहला मैकेनिज्म था सोडियम पोटाशियम पंप को इनहिबिट करना, बट डिजिटलिस का एक और मैकेनिज्म है डिजॉक्सिन का, अगर आप देखो तो वो है वेगोमाइमेटिक इफेक्ट। तो नाम से पता लग रहा है कि वेगस जैसा इफेक्ट, मतलब वेगस की तरह ये एट्रियम से वेंट्रिकल में कंडक्शन को रोक देती है। बट इस इफेक्ट का CHF में कोई मेजर फायदा नहीं है। बट मेजर फायदा कहाँ है, ये इफेक्ट हम यूज करते हैं दूसरी बीमारी में, उसका नाम है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन सबको पता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रियल रेट इज वेरी हाई, 400-500 बीट्स पर मिनट होता है। तो पहले हम एक बेसिक चीज समझते हैं। अगर हम कहते हैं कि हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इज 100 बीट्स पर मिनट, तो इसका क्या मतलब होता है? एक मिनट में 100 बार क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रियम कर रहा है या वेंट्रिकल कर रहा है? वेरी गुड, दोनों कर रहे हैं। 100 बीट्स पर मिनट का मतलब ये है कि ऐसे नोड से एक मिनट में 100 इंपल्स आई, वो सारी की सारी एट्रियम में चली गई, फिर AV नोड के थ्रू सारी वेंट्रिकल में चली गई, मतलब हर कोई एक मिनट में 100 बार बीट कर रहा है। तो अगर एट्रियम है या वेंट्रिकल है, उनको 8 मिनट में 100 बार बीट करना है, एक मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड में 100 बार बीट करना है तो कर सकते। वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एक मिनट में 100 बार कर सकते हैं। सो दे कैन इफेक्टिवली पंप दी ब्लड, 100 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 बार करेंगे और ब्लड पंप कर देंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर बीट्स 400 या 500 हो जाए, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में हमने एट्रियम को बोला कि तुम्हें एक मिनट में 500 बार कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो एट्रियम से डन, मैं कर दूंगा, ठीक। बट इमीडिएटली उसके रियलाइज हुआ कि भाई ये क्या बोल दिया यार, टाइम तो वही है 60 सेकेंड ही है, 60 सेकेंड में 500 बार कैसे कॉन्ट्रैक्ट करूँ? अब वादा कर दिया तो निभाना पड़ेगा। तो उसने कहा चलो कोशिश करते। तो एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, बट इतने में उसको समझ आ गया कि एक मिनट में 500 बार तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करूंगा 500 बार तो नहीं कर सकता। फिर एट्रियम ने कहा कि 500 बार करना तो है ही, अब मजबूरी है, तो क्या करेगा, उसने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग,
इट इज ओनली फिब्रिलेटिंग। सो फिब्रिलेशन का मतलब है इनइफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ नाम की है, वो कोई काम नहीं कर रही। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में रेट इतना ज़्यादा होता है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है, वो काम की नहीं होती। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो क्या ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है? आंसर इज नो, क्योंकि एट्रियम का काम ब्लड को वेंट्रिकल में देना है और वो ग्रेविटी से ही चला जाएगा। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी करेगा तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट प्रॉब्लम इज, अगर एट्रियम ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, 500 बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 500 बार बीट कर रहा है, तो ग्रेविटी से वेंट्रिकल में तो जा सकता है ब्लड, बट प्रॉब्लम इज नॉर्मली 100 की 100 कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में चली गई। बट अगर ये 500 की 500 वेंट्रिकल में चली गई तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाए, और अगर वेंट्रिकल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी इफेक्टिव पंपिंग एफिनिटी खत्म हो गई, तब आदमी मर जाएगा। क्लियर? तो हम एट्रियल फिब्रिलेशन से नहीं घबराते, हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से घबराते। ठीक है? तो एट्रियल फिब्रिलेशन में ज़्यादातर दवाइयाँ जो यूज़ होती हैं, दे आर यूज टू डिक्रीज द वेंट्रिकुलर रेट। हम कहते हैं कि एट्रियम 500 बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो करता रहे, बट वेंट्रिकल का रेट नहीं बढ़ना चाहिए। तो जब हम डिजॉक्सिन देते हैं तो ये एवी कंडक्शन को रोकती, वेगस लाइक जैसे इफेक्ट से एट्रियम से वेंट्रिकल में कंडक्शन जाने से रोक देती है। तो एट्रियम बीट करता रहता है 500, बट एट्रियम की 4 या 5 बीट में से सिर्फ एक ही वेंट्रिकल में जा पाती है। तो अगर 5 में से एक गई तो एट्रियम अगर 500 पे बीट कर रहा है तो वेंट्रिकल 100 पे करे, और अगर वेंट्रिकल 100 पे करेगा तो ये ब्लड को पंप कर सकता है। क्लियर? तो ये मैकेनिज्म है डिजॉक्सिन का एट्रियल फिब्रिलेशन में, टू डिक्रीज इन कंडक्शन फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन इन एट्रियल फिब्रिलेशन, और इसमें पहला ऑप्शन वो देते हैं सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिशन। इसको मार्क नहीं करना क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है? तो डिजॉक्सिन के दो मैकेनिज्म हैं, दो अलग अलग बीमारियों में। CHF में मैकेनिज्म है सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करना, और एट्रियल फिब्रिलेशन में मैकेनिज्म है डिक्रीज इन कंडक्शन फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, और सिंपली वेगस लाइक इफेक्ट। ठीक है? तो दो दवाइयां, दो मैकेनिज्म, दो यूजेस। ओके, नाउ कमिंग टू साइड इफेक्ट्स ऑफ डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन के साइड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिजॉक्सिन के साइड इफेक्ट्स जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन इज, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट? द आंसर इज, ऑलमोस्ट सारी दवाइयों की तरह, नोजिया वॉमिटिंग। GIT के साइड इफेक्ट सबसे कॉमन होते हैं। ठीक है? अब GIT के साइड इफेक्ट तो कोई भी दवाई कर सकती, बट डिजॉक्सिन में खास बात यह है कि जब GIT के साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाएं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अब टॉक्सिसिटी होने के चांस हैं, हार्ट भी अफेक्ट हो सकता है। तो सेकेंड साइड इफेक्ट है कार्डियक, हार्ट में मेनली होते हैं अरिथमियास। मेजर साइड इफेक्ट आर अरिथमियास। ठीक? तो डिजॉक्सिन में बेसिकली क्या होता है, जब हम डिजॉक्सिन किसी आदमी को देते हैं तो उसकी बॉडी को दो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके हार्ट को दो इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहली क्या है, डिजॉक्सिन का मेन मैकेनिज्म क्या था? कैल्शियम बढ़ाना। सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करके सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ा दी। और कैल्शियम का क्या काम है? हार्ट को क्या करना? स्टिमुलेट करना। तो हार्ट के पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि मुझे स्टिमुलेट होना है, तो हार्ट ने कहा ठीक है मुझे स्टिमुलेट होना है। बट फिर डिजॉक्सिन का दूसरा मैकेनिज्म आ गया, वेगस लाइक एक्शन। वेगस लाइक एक्शन, वेगस क्या कहती है? हार्ट को इनहिबिट हो जा। ठीक है? अब हार्ट हो गया कंफ्यूज, डिजॉक्सिन कह रहा है स्टिमुलेट हो जा, फिर कह रहा है इनहिबिट हो जा। तो इस कंफ्यूजन में हार्ट कुछ भी कर सकता है, मतलब अरिथमियाज हो सकते हैं। अरिथमियाज में MCQ क्या आते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कार्डियक अरिथमिया कॉज्ड बाय डिजॉक्सिन? मोस्ट कॉमन अरिथमिया जो है वो है वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी इज द मोस्ट कॉमन अरिथमिया। ठीक है? बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन? और पहला ऑप्शन दे देंगे वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी, चौथा ऑप्शन होगा जाके नोजिया वॉमिटिंग। तो रीड केयरफुली, मोस्ट कॉमन ओवरऑल आर GIT साइड इफेक्ट, बट हार्ट में मोस्ट कॉमन वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। ठीक है? तो ध्यान से पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन आता है अरिथमियाज में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मोस्ट स्पेसिफिक साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन? मोस्ट स्पेसिफिक अरिथमियाज। ठीक है? मोस्ट कॉमन अरिथमिया तो क्या था? वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। दूसरा आता है मोस्ट स्पेसिफिक अरिथमिया। मोस्ट स्पेसिफिक अरिथमिया का आंसर है नॉन पैरोक्सिसमल एट्रियल टैकिकार्डिया विद AV ब्लॉक। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछते हैं, विच इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन? मोस्ट करेक्टरिस्टिक या मोस्ट स्पेसिफिक? सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है, मोस्ट कॉमन में और मोस्ट स्पेसिफिक में क्या फर्क है? मोस्ट कॉमन का मतलब ये है कि जब भी डिजॉक्सिन की ओवरडोज होगी तो ये साइड इफेक्ट होने के चांस है, बट हमने ये थोड़ी बोला है कि ये कोई और नहीं कर सकता।
तो वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी तो 10 और दवाइयाँ कर सकती और सर बहुत सारी कंडीशंस कर सकती। तो अगर किसी पेशेंट को वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी है तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि डिजॉक्सिन ने किया होगा, कोई भी कर सकता है, बट डिजॉक्सिन में होता है कॉमनली, ठीक। बट ऑन द अदर हैंड मोस्ट स्पेसिफिक का मतलब ये है कि चाहे ये साइड इफेक्ट कॉमन नहीं है, बट अगर ये प्रेजेंट है तो हम श्योरली कह सकते हैं कि डिजॉक्सिन ने किया होगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक है डिजॉक्सिन का, बाकी दवाइयां नहीं करती। ठीक है, तो डिजॉक्सिन का स्पेसिफिक साइड इफेक्ट या कैरेक्टरिस्टिक साइड इफेक्ट क्या है? एनपैट विद एवी ब्लॉक, नॉन पारोक्सिसमल एट्रियल टैकिकार्डिया विद एवी ब्लॉक। ये आप याद भी कर सकते हो, इजीली समझ सकते हो कि डिजॉक्सिन के दो मैकेनिज्म थे, एक कैल्शियम बढ़ाया, कैल्शियम बढ़ाने से टैकिकार्डिया हो, और दूसरा वेगस लाइक इफेक्ट से एवी ब्लॉक हो गया। तो मतलब हार्ट स्टिमुलेट भी हुआ, इनिबिट भी हुआ, ये तो सिर्फ डिजॉक्सिन ही कर सकता है, बाकी या तो स्टिमुलेट करेंगे या इनिबिट करेंगे, डिजॉक्सिन दोनों करता है। ठीक है, तो एनपैट विद एवी ब्लॉक इज द कैरेक्टरिस्टिक और मोस्ट स्पेसिफिक साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्स। ठीक, तीसरा कई बार क्वेश्चन आता है कि विच अरिथमियाज आर नॉट सीन विद डिजॉक्सिन थेरेपी। ठीक, ये अरिथमियाज नहीं मिलते डिजॉक्सिन की ओवरडोज में, कौन कौन से हैं? एक एट्रियल फ्लटर है, एट्रियल फ्लटर, और दूसरा मॉर्बिड्स टाइप 2 हार्ट फेलियर, मॉर्बिड्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक। These two arrhythmias are not seen in digoxin overdose. ठीक है, तो ध्यान से क्या लिखना है? मोस्ट कॉमन ओवरऑल साइड इफेक्ट्स आर जीआईटी, बट मोस्ट कॉमन कार्डियक साइड इफेक्ट्स आर अरिथमियाज। मोस्ट कॉमन अरिथमिया इज वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी, मोस्ट स्पेसिफिक अरिथमिया इज एनपैट विद एवी ब्लॉक। ठीक है, अब तीसरा हमने पढ़ा था डिजॉक्सिन इज वन ऑफ द डिस्को ड्रग्स, मतलब डिजॉक्सिन कॉज गाइनेकोमेस्टिया, डिजॉक्सिन कॉज गाइनेकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। और लास्टली डिजॉक्सिन कैन कॉज कलर विजन डिफेक्ट्स, कलर विजन डिफेक्ट्स। कलर विजन डिफेक्ट में पर्टिकुलरली कौन सा विजन होता है? इसको कहते हैं हम येलो विजन, येलो विजन, येलो विजन। टेक्निकल वर्ड फॉर दैट इज ज़ैंथोप्सिया। इसका मतलब क्या है कि जिसको डिजॉक्सिन की ओवरडोज मिलती है उस आदमी को हर चीज़ में येलो नज़र आता है, सिर्फ येलो येलो नज़र आता है। ठीक है, ये एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि एक साइंटिस्ट था जो डिजॉक्सिन पर बहुत काम कर रहा था, माना जाता है कि वो खुद ही डिजॉक्सिन कंज्यूम करता रहता था, तो उसने, वो पेंटर भी था साथ में, तो उसने पेंटिंग बनाई, जितनी भी उसने पेंटिंग बनाई वो सारी येलो कलर की, येलो कलर की, वो सब कुछ दिखता ही येलो था। ठीक है, तो इसलिए इसको येलो विजन या ज़ैंथोप्सिया कहते हैं। इट इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्स। ठीक है, तो डिजॉक्सिन के 4 मेजर साइड इफेक्ट हैं, जीआईटी के साइड इफेक्ट्स हो गए, हार्ट के साइड इफेक्ट्स हो गए, गाइनेकोमेस्टिया और ज़ैंथोप्सिया या कलर विजन डिफेक्ट्स। ओके, अब आते हैं डिजॉक्सिन की कौन कौन से फैक्टर से टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शन है, इंट्रैक्शंस ऑफ डिजॉक्सिन, विच फैक्टर्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। कौन कौन सी चीज़ों से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के चांस हैं? तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कौन से इलेक्ट्रोलाइट से टॉक्सिसिटी हो सकती है इम्बैलेंस होने के कारण। दूसरा, कौन कौन सी दवाइयाँ कर सकती हैं। और तीसरा, कौन सी डिजीज़ में टॉक्सिसिटी होने के चांस। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको याद क्या करना है? हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया, ये टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। ड्रग्स में इंपॉर्टेंट ड्रग्स आपको क्या याद करनी है? क्विनिडिन, विरप्पामिल, अमियोडेरोन, thiazides, and one of the drug is thromycin, thromycin like clarithromycin, erythromycin, ये दवाइयाँ। एंड थर्ड डिजीज इज रीनल डिजीज। रीनल डिजीज में हमें पता है डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और हमें साथ में ये भी पता है कि लिवर डिजीज में डिजिटॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है कि इंट्रैक्शन ऑफ डिजॉक्सिन्स के ऊपर, और अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें याद भी होना चाहिए। ठीक, अब याद करें कैसे? कैसे याद करें? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की अगर हम बात करें, सिर्फ याद करने का तरीका है, रीज़न नहीं है। डिजॉक्सिन का क्या काम था? हार्ट में क्या करना? कैल्शियम को बढ़ाना। तो अगर कैल्शियम पहले से ज़्यादा है तो टॉक्सिसिटी होने के चांस हैं ऑब्वियसली, तो हाइपर कैल्सीमिया से टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब पोटाशियम और मैग्नीशियम कैल्शियम से उल्टे होते हैं, कैल्शियम स्टिमुलेटरी होता है, पोटाशियम मैग्नीशियम इनहिबिटरी होते हैं। तो अगर इनहिबिटरी वाले कम हैं तो कैल्शियम वाला इफेक्ट ओवर पावर हो जाए, क्लियर? सो दैट मीन्स अगेन टॉक्सिसिटी हो जाए, क्लियर? तो हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, बट हाइपर कैल्सीमिया कॉज टॉक्सिसिटी। ठीक, अब ये आगे की चीज़ जो है पढ़ना है कि मैं बता रहा हूँ, बट याद करने की ज़रूरत नहीं है।
हाइपोकैलेमिया टॉक्सिसिटी एक्चुअल में कैसे करता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप है, डिजॉक्सिन जिसको इनहिबिट करता है, डिजॉक्सिन वहां पे बाइंड करता है जहां पोटेशियम बाइंड करता है, सेम जगह पे बाइंड करते हैं, तो दोनों में कंपटीशन होता है। तो अगर पोटेशियम है ही नहीं या कम पोटेशियम है तो कंपटीशन कम होगा, तो डिजॉक्सिन बाइंड ज़्यादा करेगा, तो इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ये रीज़न होता है कॉम्पिटिटिव वाला बेसिकली, ठीक। बट अगर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई, डिजॉक्सिन ओवरडोज हो गई, तो ये पंप तो इनहिबिट हो गया ना। डिजॉक्सिन ओवरडोज में पंप क्या था, सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है। अब टॉक्सिसिटी हुई, मतलब ये पंप जरूरत से ज़्यादा इनहिबिट हो गया। अगर ये पंप इनहिबिट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम अंदर नहीं आ पा रहा। अंदर नहीं आ पा रहा तो कहाँ रह रहा है, ब्लड में रह रहा है। तो ब्लड में पोटेशियम रुक जाएगा, हाइपर कैलीमिया हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से। पहली बात कि डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के चांस बढ़ जाएंगे अगर हाइपोकैलीमिया होगा तो। हाइपोकैलीमिया की प्रेजेंस में उतना ही डिजॉक्सिन ज़्यादा काम करता है, ठीक है। बट जब डिजॉक्सिन की ओवरडोज हो जाती है तब हाइपरकैलीमिया होता है। ओवरडोज कॉजेज हाइपरकैलीमिया, ठीक है। हाइपोकैलीमिया से टॉक्सिसिटी चांस बढ़ते हैं, बट जब डिजॉक्सिन ब्लॉक खुद कर देता है, ओवरडोज हो जाती है, तब हाइपरकैलीमिया होता है, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे बच्चे पूछते रहते हैं तो बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गए इलेक्ट्रोलाइट वाले, याद हो जाएंगे। अब आ जाओ ड्रग्स। ड्रग्स याद करने का बहुत आसान तरीका है कि अगर हमने डिजॉक्सिन दी तो जो क्वीन है, क्वीन, उसकी वाट लग जाएगी। क्वीन की वाट लग जाती है डिजॉक्सिन देने से, ठीक है। तो क्वीन मतलब क्विनिडिन, वाट मतलब विरापामिल, अमियोड्रोन एंड थायाजाइड्स एंड थ्रोमाइसिन्स, ठीक है। थ्रोमाइसिन में दो इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं, एक है क्लैरिथ्रोमाइसिन, एक है एरिथ्रोमाइसिन। बेसिकली ये दवाइयाँ क्या करती हैं, ये पी ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट कर देती हैं। पी ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली डिजॉक्सिन को सिक्रीट करता है किडनी में, तो किडनी से बाहर जाता है। अगर उसको इनहिबिट कर दिया तो ये जमा हो जाएगा, जिससे टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्लियर। तो ये हो गई क्वीन की वाट लग जाना, ओके। डिजीज हमें पता ही है कि डिजीटॉक्सिन के नाम में ही टॉक्सिन है, तो ये लिवर फेलियर में टॉक्सिसिटी करेगा, और डिजॉक्सिन जो है वो रीनल फेलियर में टॉक्सिसिटी करेगा, ओके। तो ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी वाली। अब लास्ट चीज आता है डिजॉक्सिन में, अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो कैसे मैनेज करेंगे। और मैनेजमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हमने अभी अभी पढ़ा है उनको करेक्ट करो। करेक्ट दी इंटरेक्शंस, मतलब अगर किसी को हाइपोकैलीमिया हो रखा है तो पोटाशियम दे दो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि विच मोनोवेलेंट आयन कैन प्रिवेंट डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, इट इज पोटाशियम। पोटाशियम इज मोनोवेलेंट, अगर पोटाशियम की कमी या टॉक्सिसिटी होने के चांस है, पोटाशियम दे दो, टॉक्सिसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो हमें इन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को करेक्ट करना है। दूसरा, अगर कोई इनमें से दवाई चल रही है तो उसको बंद करने की कोशिश कर सकते हैं, उससे टॉक्सिसिटी मैनेज हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज ये सब करने के बाद भी टॉक्सिसिटी हो गई, मतलब आदमी को अरिथमियाज हो गई, तो डिजॉक्सिन इंड्यूस्ड अरिथमियाज हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिजॉक्सिन इंड्यूस्ड अरिथमियाज, डिजॉक्सिन इंड्यूस्ड अरिथमियाज, ठीक है। तो ज़्यादातर अरिथमियाज के लिए वी गिव लिग्नोकेन। लिग्नोकेन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिजॉक्सिन इंड्यूस्ड अरिथमिया। अल्टरनेटिव टू लिग्नोकेन इज फेनिटोइन। फेनिटोइन अल्टरनेटिव है, मेन लिग्नोकेन है। डिजॉक्सिन इंड्यूस्ड अरिथमियाज मेनली वेंट्रिकुलर होते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दवाइयाँ सिर्फ वेंट्रिकुलर अरिथमिया में ही काम करती हैं, मोस्टली होते भी वेंट्रिकुलर हैं। तो डिजॉक्सिन इंड्यूस्ड अरिथमियाज में मोस्टली हम देते हैं लिग्नोकेन, अगर ऑप्शन में ना हो तो फेनिटोइन। बट अगर ब्रेडी अरिथमियाज हो जाएं, ब्रेडी अरिथमियाज, तो ब्रेडिकार्डिया सिग्निफाई दैट देयर इज सीवियर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ब्रेडिकार्डिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में होता है, तो ब्रेडिकार्डियाज के लिए हम एंटी अरिथमिक ड्रग्स पे रिलाई नहीं करेंगे। अगर सीवियर टॉक्सिसिटी हो जाए, तीसरा क्वेश्चन ले लो, सीवियर टॉक्सिसिटी हो जाए इंक्लूडिंग ब्रेडिकार्डियाज, तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है दैट इज डिजीबाइंड। डिजीबाइंड नाम से पता लग रहा है, इट इज एन एंटीबॉडी अगेंस्ट डिजॉक्सिन। एक एंटीबॉडी का फ्रैक्शन होता है डिजॉक्सिन के अगेंस्ट, तो इट विल बाइंड डिजॉक्सिन एंड स्टॉप इट्स फंक्शन। डिजॉक्सिन से बाइंड करके उसके फंक्शन को रोक देगी डिजीबाइंड, ठीक है। डिजीबाइंड का नाम दूसरा जो है, इट इज डिजॉक्सिन इम्यून एफएबी। एंटीबॉडी फ्रैक्शन है डिजॉक्सिन के अगेंस्ट। डिजॉक्सिन इम्यून एफएबी और डिजीबाइंड इज सेम थिंग। इट इज यूज्ड फॉर सिवियर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। सिवियर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का एंटीडॉट है डिजीबाइंड, ओके। तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे डिजॉक्सिन के केस में। तो डिजॉक्सिन में खास बात हमने पहले ही बता दी कि ये ओनली ओरल आइनोट्रोपिक ड्रग है,
तो क्रॉनिक सीएचएफ में देते हैं बट अक्यूट में नहीं देते, क्योंकि अक्यूट में इसका इफेक्ट आएगा नहीं, बहुत स्लो वर्किंग है, क्योंकि ग्रेजुअली अकोमुलेट होता है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द क्रॉनिक सीएचएफ ऑल्सो। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अक्यूट सीएचएफ में हमारा एम था फ्लूइड को हटाना, जिससे हम के लिए हम डायूरेटिक देते हैं, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाना, जिसके लिए आइनोट्रोपिक देते हैं, बट वो देते हैं हम इंट्राविनस। ठीक है, क्रॉनिक सीएचएफ में, जिसको कंपेंसेटेड सीएचएफ भी कहते हैं, उसमें मेन एम क्या है? सबसे पहला एम था वर्क को कम करना, जिसके लिए हमने वेसोडाइलेटर्स दे दिए। दूसरा एम क्या था? हमें इडीमा को हटाना है, उसके लिए हमने डायूरेटिक्स दे दिए। तीसरा एम क्या था? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को रोकना है, उसमें 4 में से कोई एक दवाई काम करेंगे, बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर्स, एआरबीज और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एंड लास्टली ओरल आइनोट्रोपिक की जरूरत किसी किसी पेशेंट में होती है, उसमें होता है डिजॉक्स। तो क्लासिकली हम 3 डीज यूज करते थे क्रॉनिक सीएचएफ में, 3 डीज कहते थे, डायलेटर्स, डायूरेटिक्स एंड डिजॉक्स। ठीक, तो ये हो गया क्रॉनिक सीएचएफ। ओके, तो नाउ वी विल मूव टू सम न्यू ड्रग्स इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सीएचएफ में कुछ नई दवाइयां हैं, तो इंपॉर्टेंट न्यू ड्रग्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम न्यू मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं, किस तरीके से नए टारगेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टारगेट है बीएनपी। बीएनपी फुल फॉर्म क्या होती है? बीएनपी ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, हमारी बॉडी में 3 तरह की नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स होते हैं, एएनपी, बीएनपी, सीएनपी। ठीक है, तो बीएनपी जो होता है ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, तो नाम से पता लग रहा है नेट्रियूरेसिस करेगा। नेट्रियूरेसिस मतलब यूरिन में सोडियम का लॉस, तो इट विल कॉज लॉस ऑफ सोडियम इन द यूरिन। एंड सेकेंड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेसोडाइलेटर सब्सटेंस। तो 2 काम करता है, एक सोडियम निकालता है, एक वेसोडाइलेशन करता है। तो क्या आपको सीएचएफ में ये काम चाहिए या नहीं चाहिए? ऑब्वियसली चाहिए। हमें सोडियम निकालना है ताकि एडीमा कम हो, हमें वेसोडाइलेशन करनी है ताकि वर्क कम हो, तो दैट मीन्स सीएचएफ में हमें बीएनपी को बढ़ाना है। ठीक, तो एंडोजिनसली भी बॉडी में बीएनपी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, बट उतना लेवल तक कई बार नहीं बढ़ पाता जितना हम चाहते हैं, तो बीएनपी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बट बनने के बाद बीएनपी बॉडी में नॉर्मली टूट जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, और जो एंजाइम इसको तोड़ता है उसका नाम है एनईपी, न्यूट्रल एंडोपेप्टिडेज। ये एक एंजाइम है न्यूट्रल एंडोपेप्टिडेज, ये बीएनपी को तोड़ता है। इसी का दूसरा नाम है नेप्रिलाइसिन। तो नेप्रिलाइसिन या एनईपी एक ही बात है, ये बीएनपी को तोड़ता है। ठीक, तो सीएचएफ में हम क्या चाहते हैं? बीएनपी ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा चाहते हैं। तो इसको ज्यादा करने के क्या तरीके? सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि बाहर से बीएनपी दे दो। बीएनपी दिया तो बीएनपी जैसा काम करेगा, और उस बीएनपी का नाम है जो हम बाहर से देते हैं, दैट ड्रग इज कॉल्ड एज नेजिरीटाइड। नेजिरीटाइड, नेजिरीटाइड इज नथिंग बट रिकॉम्बिनेंट बीएनपी। अब नेजिरीटाइड में प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेजिरीटाइड में यह है कि ये बीएनपी है। बीएनपी में पी क्या होता है? ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये पेप्टाइड है, इसके नाम से पता लग रहा है, इसका नाम टाइड में खत्म होता है। एनी ड्रग हुज नेम एंड विद टाइड इज अ पेप्टाइड। तो नेजिरीटाइड भी पेप्टाइड। अब पेप्टाइड होने से क्या नुकसान है? पेप्टाइड होने से नुकसान ये है कि हम उस दवाई को ओरल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जीआईटी में हमारे पेप्टिडेजेस बैठे, हमारे जीआईटी में पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन कितने बैठे। तो जैसे ही कोई पेप्टाइड ओरल आएगा तो ये पेप्टिडेजेस उसको तोड़ देंगे, ओरली इफेक्टिव नहीं होगी। पेप्टाइड्स ओरली इफेक्टिव नहीं होती, तो जो दवाइयां टाइड में खत्म होती हैं वो ओरली इफेक्टिव नहीं होती। क्लियर? तो इसको हमें देना पड़ता है इंट्राविनस आईवी, ओरली इफेक्टिव नहीं। दूसरी चीज, दूसरा डिसएडवांटेज या दूसरी प्रॉब्लम बीएनपी की क्या है कि ये बीएनपी है। अब क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये बीएनपी है तो इसको एनईपी तोड़ दे, तो नेजिरीटाइड को भी एनईपी तोड़ देता है और बहुत जल्दी तोड़ देता है, इसलिए ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग है। तो नेजिरीटाइड में 2 प्रॉब्लम है, एक तो आईवी देना पड़ता है, दूसरा शॉर्ट एक्टिंग है, इसलिए नेजिरीटाइड इज नॉट सुटेबल फॉर क्रॉनिक यूज। तो नेजिरीटाइड इज यूज्ड ओनली फॉर अक्यूट सीएचएफ, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए अक्यूट सीएचएफ में यूज करते हैं नेजिरीटाइड। ओके, तो ये हो गया पहली चीज। फिर हमने सोचा कि ऐसी दवाई बनानी चाहिए जो बीएनपी बढ़ाए बट ओरल दे पाए, तो फिर हमने दूसरी ड्रग डिस्कवर की जो इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे, एनईपी की। अगर हमने एनईपी को इनहिबिट कर दिया तो बीएनपी टूटेगा नहीं तो लेवल बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा तो ये नेट्रियूरेसिस और वेसोडाइलेशन करेगा। और जो दवाइयां एनईपी को इनहिबिट करती हैं उनका नाम खत्म होता है ट्रिल में। ठीक,
जैसे प्रिल एसी इनहिबिटर्स होती हैं, ऐसे ही ट्रिल एनईपी इनहिबिटर्स होती हैं। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे इकैडोट्रिल है, इकैडोट्रिल या साकुबिट्रिल, दे आर एनईपी इनहिबिटर्स, और इनको हम ओरल दे सकते हैं। तो इकैडोट्रिल साकुबिट्रिल वगैरह दे सकते हैं, ओरल दिया, बीएनपी के मेटाबॉलिज्म को रोक दिया, बीएनपी का लेवल बढ़ गया। तो नेज़रिटाइड इंजेक्टेबल थी, इकैडोट्रिल वगैरह ओरल थी। फिर हमने सोचा कि हम ऐसी दवाई बनाते हैं जो एसीई एंजाइम को भी इनहिबिट करे और साथ में नेप्रिलाइसिन को भी इनहिबिट करे। एक ही दवाई में दोनों प्रॉपर्टीज हो, प्रिल वाली भी ट्रिल वाली भी। ऐसी दवाई जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हों उनको हम कहते हैं वेसोपेप्टिडेज इनहिबिटर्स, वेसोपेप्टिडेज इनहिबिटर्स। दीज आर द ड्रग्स हैविंग डुअल प्रॉपर्टीज, एसी को भी इनहिबिट करते हैं, एनईपी को भी इनहिबिट करते हैं। और वेसोपेप्टिडेज इनहिबिटर्स जो होते हैं, एसी इनहिबिटर प्लस एनईपी इनहिबिटर्स, इसका नाम खत्म होता है पेट्रीलेट में, पेट्रीलेट। एग्जांपल्स लाइक ओमापेट्रीलेट एंड सैमपेट्रीलेट। पेट्रीलेट में क्या खास बात बताई हमने, ये प्रिल वाला काम भी करते हैं, ट्रिल वाला काम भी करते हैं। प्रिल मतलब एसी इनहिबिटर्स है और ट्रिल मतलब एनईपी इनहिबिटर्स है। तो आप इनका नाम देखोगे तो याद कर लोगे आराम से। नाम में क्या लिखा है, ट्रिल। पेट्रीलेट में ट्रिल तो नाम में है, ट्रिल मतलब एनईपी इनहिबिटर है, तो बीएनपी का लेवल बढ़ाएं। तो अब अगर आप इसका नाम ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि इसके नाम में एट 2 बार आता है। पेट्रीलेट में भी एट आता है और यहां पे भी एट आता है, 2 बार एट आता है। तो ये एट और एट कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, एट एंड एट कैंसिल ईच अदर। एट और एट ने कैंसिल कर दिया तो बाकी नाम में क्या बच गया, प्रिल। तो मतलब इनका नाम में प्रिल भी आता है, नाम में ट्रिल भी आता है, तो प्रिल और ट्रिल दोनों का काम करते हैं। तो वेसोपेप्टिडेज इनहिबिटर्स भी सीएचएफ में यूज कर सकते हैं। तो हमने पहले हाइपरटेंशन में पढ़ा था कि जो प्रिल्स हैं, एसी इनहिबिटर्स हैं, वो साइड इफेक्ट करते हैं। कौन सा, यस, वो कफ और एंजियोडीमा कर सकते हैं। एसी इनहिबिटर्स कैन कॉज कफ एंड एंजियोडीमा। तो सॉल्यूशन क्या होता है अगर एसी इनहिबिटर से किसी को कफ होने शुरू हो जाए या एसी इनहिबिटर से एंजियोडीमा होता है, तो अल्टरनेटिव क्या होता है, यस, हम एआरबी देते हैं। तो फिर हमने एक और स्ट्रेटेजी बनाई कि हम ऐसी दवाई बनाएंगे जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हो और साथ में एनईपी इनहिबिटर। बट हम ऐसी दवाई बना नहीं पाए कोई भी दवाई जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी हो। तो हमने क्या किया, 2 अलग अलग दवाइयां दे दी। तो हमने एक एआरबी दे दिया, एआरबी जैसे वालसार्टन, और दूसरा एनईपी इनहिबिटर दे दिया जैसे साकुबिट्रिल। तो ये वालसार्टन और साकुबिट्रिल की जो जोड़ी है, इसने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक किया और साथ में एनईपी को इनहिबिट किया। इस जोड़ी को हम बोलते हैं अर्नी। अर्नी का क्या मतलब है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंड एनईपी इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को भी इनहिबिट कर दिया और एनईपी को भी इनहिबिट कर दिया। ठीक है, तो अर्नी जो है वो हम एक दवाई में नहीं बना पाए, तो हमने 2 दे दी, एक एआरबी दे दिया और एक एनईपी इनहिबिटर दे दिया। और जो अर्नी अप्रूव्ड है, एफडीए अप्रूव्ड है, वो है वालसार्टन प्लस साकुबिट्रिल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहली न्यू स्ट्रेटजी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, दैट इज टू टारगेट दी बीएनपी। ओके, अब दूसरी स्ट्रेटजी क्या है कि वी कैन टारगेट वेसोप्रेसिन। द ड्रग्स आर कॉल्ड वेसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, वेसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सबसे पहले हम समझते हैं वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है, यस, इट इज कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। अब मैं 2 नाम क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि इसके 2 काम है। पहला काम है वेसोप्रेसिन, मतलब ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है। दूसरा काम है एंटी डायूरेसिस, दैट मीन्स ये यूरिन कम करता है। तो वेसोप्रेसिन के 2 काम हैं, एक वेसो कंस्ट्रिक्शन करना और दूसरा यूरिन कम करना, और ये दोनों अलग अलग रिसेप्टर के थ्रू होते हैं। वेसोप्रेसिन जब V1 को स्टिमुलेट करता है तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, और जब ये V2 को स्टिमुलेट करता है तो ये यूरिन कम करता है। V1 ब्लड वेसल में होता है और V2 किडनी में होता है। तो अब CHF में आपको इन दोनों में से कौन सा काम चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। क्यों, हमें वेसो कंस्ट्रिक्शन थोड़ी चाहिए, हमें तो वेसो डायलेशन चाहिए। हमें यूरिन कम थोड़ी चाहिए, हमें तो ज्यादा चाहिए। तो CHF में हमें दोनों में से कोई काम नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसका एंटागोनिस्ट दे देंगे। जो दवाई V1 को भी ब्लॉक करे, V2 को भी ब्लॉक करे, वो यूज कर सकते हैं। तो वो है वेसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंड द ड्रग्स विच एंड विद वैप्टान, जिनका नाम वैप्टान में खत्म होता है, वो वेसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जैसे कोनीवैप्टान और टोलवैप्टान। दीज आर वेसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसके नाम में लिखा VA मीन्स वेसोप्रेसिन। टी गलती से उन्होंने यहां लिख दिया, मैंने उठा के टी यहां रख दिया, तो क्या बन जाएगा, एंटागोनिस्ट।
तो वेपटान्स आर वेसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, दे कैन बी यूज्ड इन CHF। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कोनीवेप्टान है वो इंजेक्टेबल है, आईवी देनी पड़ती है, और टॉलवेप्टान जो है वो ओरल है। ठीक, तो आप याद कैसे करोगे? तो जैसे हरियाणवी में बोलते हैं कि इसको ओरल कोनी दे सकते, तो इसके नाम में लिखा है कोनी दे सकते, तो कोनी मतलब ओरल कोनी दे सकते मींस आईवी दे सकते हैं। तो कोनीवेप्टान इज नॉट इफेक्टिव ओरली, टॉलवेप्टान इज इफेक्टिव ओरली। ठीक, तो ये सेकंड मैकेनिज्म है न्यू ड्रग्स का इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, अब जो तीसरा मैकेनिज्म है वो है हमारी एक और दवाई जिसका नाम है इवाब्रेडिन। इवाब्रेडिन पहले एंजाइना में यूज करते थे, अब ये CHF में भी अप्रूव हो गई। इवाब्रेडिन क्या है? इट इज अ फनी करंट ब्लॉकर। फनी करंट ब्लॉकर बेसिकली क्या होता है कि SA नोड में एक स्पेशल तरह का चैनल होता है, सोडियम चैनल होता है, जिसके कारण हार्ट रेट मेंटेन होती है। ठीक है, हार्ट रेट मेंटेन होती है, हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड सोडियम चैनल होता है, ये उस करंट को ब्लॉक कर देती है, फनी करंट को। फनी करंट का नाम होता है IF, आई सिंबल ऑफ करंट, F मीन्स फनी, तो ये फनी करंट ब्लॉकर है। ठीक है, तो फनी करंट ब्लॉकर करके ये हार्ट रेट कम कर देते हैं। कोई ऐसे नोड काम नहीं करेगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगी, तो ये इट कॉजेज ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया करके ये हार्ट रेट को कंट्रोल करके हार्ट का वर्क कम करती है, तो CHF में यूज कर सकते हैं। मेजर साइड इफेक्ट इसका क्या है? विजुअल फील्ड प्रॉब्लम्स। ठीक, विजुअल एक्यूटी में प्रॉब्लम करती है, मेन साइड इफेक्ट है। तो इवाब्रेडिन के नाम में सब कुछ लिखा है। आई मींस IF ब्लॉकर, इसका मैकेनिज्म है। VA मतलब विजुअल एक्यूटी को कॉम्प्रोमाइज करती है, साइड इफेक्ट है। और ब्रेडी मींस ब्रेडिकार्डिया करती है, हार्ट रेट कम करती है, मेन मैकेनिज्म। ठीक, तो ये दवाई भी CHF में यूज कर सकते हैं, बट इवाब्रेडिन मेन यूज हम एंजाइना में पढ़ते हैं। ओके, देन अनदर न्यू ड्रग वी यूज इज लिवोसिमेंडन। लिवोसिमेंडन क्या है कि ये एक फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर ही है। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर है, जैसे हमने पहले भी पढ़े थे, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज जो आइनोडाइलेटर्स होते, आइनोडाइलेटर बाय एमरीनोन मिलेरिनोन पढ़ा था। ठीक है, बट इसमें खास बात ये है कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर होने के साथ साथ इट इज ऑल्सो अ कैल्शियम सेंसिटाइजर। कैल्शियम सेंसिटाइजर, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर भी है और कैल्शियम सेंसिटाइजर भी है लिवोसिमेंडन। ओके, देन एक और दवाई है नई, which is omecamtiv. omecamtiv is a relatively new drug, बिल्कुल रिसेंटली एक दवाई अप्रूव हुई है CHF के लिए। तो ये क्या होता है कि बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्टिन मायोसिन वगैरह चाहिए, तो जो हार्ट का मायोसिन है, कार्डियक मायोसिन, उसको स्टिमुलेट करती है। इट स्टिमुलेट कार्डियक मायोसिन, तो उससे कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाए। तो ओमिकैम्पटिव के नाम में लिखा है CA मतलब कार्डियक, M मतलब मायोसिन, टिम एक्टिवेटर, टिवेटर, एक्टिवेटर में अगर देखोगे तो टिव आता है, एक्टिवेटर तो टिव, तो कार्डियक मायोसिन एक्टिवेटर है, तो मायोसिन को एक्टिवेट करेगी तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? ओमिकैम्पटिव। लास्टली एक दवाई है SGLT2 इनहिबिटर ग्रुप की। ये वाली दवाइयां हम नॉर्मली डायबिटीज में पढ़ते हैं। किडनी में एक पंप होता है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, उस पंप को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे ग्लूकोज अब्सॉर्ब नहीं हो पाता और ग्लूकोज यूरिन में निकल जाता है। दे कॉज फ्लो ऑफ ग्लूकोज इन दी यूरिन, तो मेनली यूज्ड इन डायबिटीज। बट इट हैज बीन फाउंड कि SGLT2 इनहिबिटर्स CHF में बहुत फायदा करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह कम करते हैं। और जो दवाइयां हैं दे आर ग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, इनका नाम ग्लिफ्लोजिन में खत्म होता है, तो नाम नहीं आप याद कर सकते हो। अगर नाम के एंड में यूरिन लिख दो तो इसका मैकेनिज्म आ जाएगा ग्लूकोज फ्लोज इन यूरिन, ग्लूकोज फ्लोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज निकल जाएगा। दे हैव बीन फाउंड टू बी हाईली इफेक्टिव इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। CHF में इफेक्टिव पाई गई हैं, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, जैसे स्टैंडर्ड मैकेनिज्म जैसे हम लिखते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है, इवन दे कैन डिक्रीज दी कार्डियक रीमॉडलिंग भी कम करती हुई पाई गई हैं। तो दीज आर फाउंड टू बी हाईली इफेक्टिव इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो दीज आर द न्यू ड्रग्स इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब हम चलते हैं, क्विकली समराइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा दो तरह का CHF होता है,
लो आउटपुट हाई आउटपुट, हाई आउटपुट में कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, जिस ऑर्गन की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लो। लो आउटपुट इज़ दी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो हम पढ़ते हैं वो अक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है। अक्यूट सीएचएफ में हमारा मेन एम था टू इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो हम करते हैं आइनोट्रोपिक ड्रग से, डोपामिन डोब्यूटामिन वगैरह, और दूसरा था फ्लूइड को हटाना विच वी कैन डू बाय डायूरेटिक्स। ठीक है, तो क्रॉनिक सीएचएफ में हमने पढ़ा मेन एम था हमारा 3 डीज हमने पढ़े थे, 3 डीज वी कैन यूज, वी आर यूजिंग दी डायलेटर्स, वेसोडायलेटर्स टू डिक्रीज दी वर्क, दूसरा डी फॉर डायूरेटिक्स था फ्लूइड हटाने के लिए, और तीसरा डी था डिजॉक्सिन। ठीक है, और बट इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है टू रिवर्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जो कि 4 मेन दवाइयां करती हैं। बीटा ब्लॉकर्स जिनका नाम लोल में खत्म होता है, एसी इनहिबिटर्स जिनका नाम प्रिल में खत्म होता है, एआरबीज जो सार्टन में खत्म होते हैं, और स्पाइरोनोलेक्टोन या एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को कम करके मोर्टेलिटी कम करते। ठीक, तो उसके बाद हमने पढ़ी सब न्यू ड्रग्स फॉर सीएचएफ। न्यू ड्रग्स में एक हमने बीएनपी पाथवे पढ़ा जिसमें 4 तरह के टारगेट्स पढ़े। सबसे पहले तो बीएनपी दे दिया नेज़रिटाइड, फिर एनईपी को इनहिबिट कर दिया ट्रिल वाली दवाइयाँ, साकुबी-ट्रिल वगैरह। तीसरा हमारा था वेसोपेप्टिडेज इनहिबिटर प्रिल प्लस ट्रिल वाले पेट्रीलेट, और लास्टली चौथा था हमारा अर्नी। ठीक है, और बीएनपी के टारगेट्स हो गए। उसके बाद वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट हो गए हमारे, वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट जो कि खत्म होते हैं वेप्टान में खत्म होने वाले हो गए। इसके अलावा हमने लिवोसिमेंडन पढ़ा, ईवाब्रेडिन पढ़ा, लेटेस्ट दवाई पढ़ी ओमिकैम्टे, और सबसे इंपॉर्टेंट एंटी डायबिटिक ड्रग SGLT2 इनहिबिटर्स सीएचएफ में इफेक्टिव पाए गए। ठीक, तो ये हमारी मेन चीज़ें थी जो हमने पढ़ी। ओके, तो जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ पेशेंट विद क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना प्रेजेंस विद पीडल एडिमा, ब्रेथलेसनेस एंड अदर सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन इंक्रीज लॉन्गेविटी, कौन सी दवाई मोर्टेलिटी कम करेगी? देखो मोर्टेलिटी कम करने वाली 4 दवाइयां हमने पढ़ी थी, उनमें से चूज करनी है। निफेडिपिन नहीं हो सकता आंसर, डिजॉक्सिन नहीं है, टॉर्सेमाइड नहीं है, आंसर इज लिजिनोप्रिल। ठीक, तो लॉलप्रिल, सार्टन या स्पाइरोनोलेक्टोन, इनमें से आंसर आएगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजॉक्सिन इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एरिथमिया, यस इट इज लिग्नोकेन। लिडोकेन या लिग्नोकेन एक ही बात है। A patient on digoxin therapy accidentally consumed 8 tablets of digoxin 0.25 milligram, 8 गुना ले ली। 2 hours later he presented to emergency with heart rate of 54, bradycardia and ECG evidence of 3rd degree AV block, मतलब हार्ट बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया, मतलब सीवियर टॉक्सिसिटी है। What is the immediate management? Immediate management is yes, digibind. So C for digibind, it is digoxin immune FAB here. लिग्नोकेन काम नहीं करेगा इसमें। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिजॉक्सिन इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, रिपीट क्वेश्चन, इट इज लिग्नोकेन। लिग्नोकेन इज फॉर वेंट्रिकुलर अरिथमियास। A patient on digoxin therapy had a level of 1 nanogram per ml. He was receiving several other drugs and presented 2 months later with flattening of T waves in ECG. मतलब अरिथमियास हो गए। Now the plasma level of digoxin is 3.8, 4 गुना होगा नियर अबाउट। Which of the following drug is likely to be responsible? कौन सी दवाई ने इसका प्लाज्मा लेवल बढ़ा दिया? ठीक है, आंसर विल बी क्लैरिथ्रोमाइसिन। रिमेंबर, क्वीन की वॉट लग जाएगी, वॉट टी फॉर थ्रोमाइसिन, सो थ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट द पी ग्लाइकोप्रोटीन, तो उसके कारण अकमुलेट हो गई, दैट कैन लीड टू टॉक्सिसिटी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो मैं बार बार आपको कहता ही हूँ कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, सक्सेस पे पहुँच के उसको मेंटेन करना पड़ता है। फेलियर इज नॉट फैटल, फेल होने के बाद ही तो सक्सेस मिलती है, एंड इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट मैटर्स। चाहे आप फेल हो, चाहे आप सक्सेसफुल हो, बट आपको लगे रहना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।